अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज भी हम सुमेरा हमीद का नावल पढ़ेंगे जिसका नाम है तू हर्फ़े ब्या। और देखते हैं कि ये बाकी नावल्स की तरह कैसा है। बाकी नावल्स तो बहुत वर्सटाइल, बहुत अच्छे और बहुत मज़े के थे। तो देखते हैं कि अब कैसा नावल है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं उस एक लम्हे को कभी नहीं खोज सका जिस लम्हे में मुझे मिशेल से मोहब्बत हो गई थी। मैं उस एक वजह को भी नहीं जान सका जिस वजह ने मुझे उसका गर्विदा कर दिया था। क्या इसीलिए मोहब्बत को अंधा, गूंगा, बहरा कहा जाता, क्योंकि वो लम्हा ना दिखाई देता है, ना सुनाई, और ना ही उस लम्हे की सज़ा के कैदी बनते हम कुछ बोल पाते हैं। मिशेल से मेरी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी के पहले दिन हुई थी। मैंने उससे अपनी क्लास के बारे में पूछा और उसने हाथ उठाकर इशारा कर दिया कि वहाँ है। जिस तरह उसने हाथ से इशारा किया और फिर बेअतनाई से ठक ठक करती चली गई। न जाने क्यों मुझे ये मंज़र हमेशा याद रह गया। इतना याद रह गया कि मैं उसे यूनिवर्सिटी में ढूंढने लगा कि वो दोबारा कहाँ मिल सकती है। और यही मेरी पहली गलती थी, उसे ढूंढना। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि मैं अपनी तकलीफ़ों कर्ब के इम्कानात को ढूंढ रहा हूँ। मैं एक ऐसे इंसान को तलाश कर रहा हूँ जो मेरे दिल की हस्ती को बर्बाद करके छोड़ देगी, जो मेरी मोहब्बत की तज़लील कुछ ऐसे अंदाज में करेगी कि दोबारा इस मोहब्बत की इज़्ज़त बहाल नहीं हो सकेगी। इज़्ज़त जो मुझ जैसे आम और मामूली इंसान को तो मिल जाती है, लेकिन मोहब्बत नहीं मिलती। मैं हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट रहा था, फिर भी मैं एक बिलव एवरेज हस्बैंड ही रहा। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी थी, फिर भी बात करने के लिए मेरे पास कोई मौजू नहीं था। मैं देखने में अच्छा था, बल्कि गांव में तो खूबसूरत मशहूर था, फिर भी मैं मॉडर्न स्टैंडर्ड के मुताबिक चार्मिंग नहीं था। हैंडसम था लेकिन हॉट नहीं। मुझे खाने पीने, उठने बैठने, बातचीत के सब आदाब मालूम थे, फिर भी मैं पेंडू था। मैं आदिल, एक देहाती, आम और मामूली इंसान। अपने शहर के दोस्तों से कितनी ही बार मैंने ये सुना था कि पेंडू कितना भी पढ़ लिख जाए, वो रहता पेंडू ही है। इस बात पर मैंने कभी उनसे कोई तकरार नहीं की थी। मुझे लगता है कि शहर वालों के नज़रियात बदलना मुश्किल होता है। शहर के लोग ज़रा ज़िद्दी होते हैं, उनके रवैयों में इतनी लचक नहीं होती जितनी एक देहाती के रवैये में होती है। मैट्रिक में जब मैंने बोर्ड में दूसरी पोजीशन ली तो मेरे स्कूल के एक टीचर ने कहा कि पेंडू जब पढ़ने पर आता है तो सबको पीछे छोड़ देता है। देखना ये आदिल कितना आगे जाएगा, लेकिन रहेगा पेंडू ही। ये बात मुझे हमेशा याद रही कि मैं कितना भी आगे चला जाऊं, रहूँगा पेंडू ही। अब्बा जी मेरी पीठ थपक कर बार बार कहा करते थे, पढ़ लिखते बाबू बन जा। बाबू यानी शायरी, ये वो वाहिद बात थी जो मुझे कम से कम अब्बा जी के मुंह से पसंद नहीं थी। हम सब अपनी शनाख्त बदलने के लिए इतने बेताब क्यों रहते हैं? अब्बा जी एक सादा इंसान थे, शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पेंडू होने के ताने इतने ज़्यादा सुने थे कि वो नहीं चाहते थे कि मैं पेंडू बनूं। या इसकी वजह वो लड़की रही थी जिससे उन्हें मोहब्बत हो गई थी, और वो लड़की शहर की थी, शायद बचपन में या फिर लड़कपन में। लेकिन मुझे ये बात मालूम हो गई कि अब्बा जी को अपने किसी दूर के रिश्तेदार की बेटी से मोहब्बत हो गई थी। वो लड़की कॉलेज जाती थी जबकि अब्बा जी मैट्रिक भी पास नहीं थे। जब दादाजी शहर लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर गए तो उन्होंने शायद टालने के लिए कह दिया कि हमारी बेटी कॉलेज जाती है और आपका बेटा 10 पास भी नहीं है, कम से कम लड़का मैट्रिक पास तो हो, फिर हम सोचेंगे। अगर अब्बा जी को अपनी मोहब्बत 10 जमातें पास करने से मिल सकती थी तो वो ये 10 जमातें 10 बार पास करने के लिए तैयार थे। अब्बा जी ने 2 साल लगाकर मैट्रिक जैसे तैसे करके पास कर ली। कॉलेज में दाखिला लेने ही लगे थे कि लड़की के निकाह की इत्तला आ गई। 10 जमातें पास करके भी वो फेल हो ही गए। सुना है कि अब्बा जी 3 हफ्ते तक लापता रहे थे। घर से किसी दरबार से मिले थे, फ़कीर बन के बैठे थे दरबार पर। दिल से वो अभी भी वही फ़कीर थे, लेकिन मुझे फ़कीर बने देखना नहीं चाहते थे। वो मेरे लिए खौफज़दा थे, इतने कि सारी ज़िंदगी अब्बा जी ने जितना पैसा जमा किया मुझे शहरी बनाने में लगा दिया। मेरे कपड़ों, मेरे जूतों, मेरी किताबों, मेरे खिलौनों पर। वो तो मेरे लिए शहर जाकर रहने के लिए भी तैयार थे, लेकिन दादी ने अपनी मोहब्बत से बांध लिया। दादी एक टांग से माजूर थी। जब अब्बा जी 3 हफ्तों के लिए लापता हो गए थे तो दादी पागलों की तरह अब्बा जी को ढूंढती फिरती थी कि ट्राले के नीचे आ गई। जान भी बड़ी मुश्किल से बची थी उनकी। अब्बा जी की इस एक मोहब्बत ने बड़ा नुकसान किया सबका, दादाजी का, दादी का, अम्मा का, खुद अब्बा जी का, और सबसे ज़्यादा मेरा। मैं कभी अब्बा जी के इस पागलपन को नहीं समझ सका था उस वक्त तक जब मैंने खुद मिशेल से शादी नहीं कर ली थी। मैं एक पेंडू आदमी जिसके बाप ने सारी ज़िंदगी उसे शहरी बनाने में लगा दी थी, पेंडू ही रहा। मेरी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की डिग्री और मेरी फैसलाबाद की जागीर भी मुझे ब्राइट हस्बैंड नहीं बना सकी।
मेरी फ़कीराना मोहब्बत कभी इस दर्जे तक नहीं पहुंच सकी जहां से उसे बादशाही का रुतबा मिल जाता। ये जज्बा फ़कीर का वो कशकोल ही रहा जो सदाओं पर भी खैरात से खाली ही रहता है। तुम पाकिस्तान के किस शहर से हो मिशेल? जब मैंने उसे ढूंढ लिया और ये तक मालूम कर लिया कि उसका नाम क्या है और वो किस क्लास की स्टूडेंट है, तो एक दिन मैं लाइब्रेरी में जाकर उसके सामने बैठ गया और हाय हेलो के बाद पूछा, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, पाकिस्तानी निषाद हूँ। उसका लहजा सख्त हो गया। शायद उसे अपने पाकिस्तानी निषाद होने पर शर्मिंदगी थी। ओह, क्या तुम्हारे फादर भी? मेरे ग्रैंडपा पाकिस्तानी थे, मेरे फादर ऑस्ट्रेलियन है। तुम कौन हो? तुम्हें किसने इजाज़त दी ऐसे मुझसे आकर बातें करने की? मैं शर्मिंदा हो गया। जाहिर है कि मैं उसे ढूंढता फिर रहा था। मैंने उसका नाम मालूम कर लिया था। ना वो मुझे जानती थी, ना उसने पहली मुलाकात के इस मंज़र को जहन में रखा हुआ था जो मेरे दिल पर नक्श हुआ था। मैं आदिल हूँ। यूनिवर्सिटी के पहले दिन वो मैंने तुमसे अपनी मैं किसी आदिल को नहीं जानती और गैर ज़रूरी लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करती। उसने बुरा मान लेने की हद तक अपने लहजे को बुरा बनाकर कहा और उठकर वहाँ से चली गई। चंद जुमलों पर मुश्तमिल ये मुकालमा मुझे हमेशा याद रहा। इतना याद कि फिर दोबारा मैंने कभी मिशेल से बात करने की कोशिश ही नहीं की। वो खूबसूरत थी और फिर ऑस्ट्रेलियन थी। वो ऐसा लहजा अपना सकती थी जितना उसका मिजाज हाई फाई था, इतना ही उसका अंदाज़। अपनी कार से लेकर कार की चेन तक वो ब्रांडेड गर्ल थी। हाँ, फिर वो क्यों मुझ जैसे गैर ज़रूरी लोगों से बात करती? उसके पास सब राइट्स थे कि वो मुझे नज़रअंदाज कर देती, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसे यूनिवर्सिटी में आते और जाते देखता रहता। अक्सर उसे लाइब्रेरी में किताब की ओर से देखा करता था। वो गहरी सुर्ख लिपस्टिक लगाती थी। एक तरफ वही थी जो ऐसे सुर्ख रंग को संभाल सकती थी। उसके बाल हमवक्त बिखरे रहते थे। उसकी आंखें इर्द गिर्द से लापरवाह रहती थी। उसके अब्रू की उठान दूर, बहुत दूर भाग जाने का अलार्म देती थी। उसके चेहरे की तह में छुपी सख्ती मुझे हौला देती थी। अगर वो किसी रैक से किताब निकाल रही होती और मैं भी उसी रैक के करीब कहीं मौजूद होता, तो उसकी सर्द मोहरी की सर्द लहर मुझे उखाड़ कर रख देती थी। फिर भी 2 साल तक मैं मिशेल को देखता और उसका मुशाहिदा करता रहा। क्या मैं उसे पसंद करता था? मुझे नहीं मालूम। क्या मुझे उससे मोहब्बत हो चुकी थी? मुझे नहीं मालूम था। फिर मालूम हो गया। अब अपने बाप की तरह मैं भी उसके लिए किसी दरबार का मुजावर बनने के लिए तैयार था। मेरा दिल वो कशकोल बन गया जो मिशेल मिशेल नाम की सदाएं लगाने लगा। खैरात ही सही, खोटे सिक्कों की सूरत ही सही, मुझे उसकी मोहब्बत दरकार थी। लेकिन ये बहुत बाद में हुआ, जब मेरी उससे शादी हो गई। डिग्री लेने के बाद मैं गांव वापस जाना चाहता था। मेरी छोटी बहन सारा गांव में एक स्कूल खोलने के बारे में सोच रही थी। वो चाहती थी मैं भी वापस आकर उसके साथ काम करूं, लेकिन अब्बा जी मुझे वापस बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। वो हर बार मुझे सख्ती से मना कर देते। कभी कभी उनका अंदाज मुझे रोया रोया हुआ सा लगता, जैसे कहते हो, पुत्र आदिल, इस छोटी दुनिया में वापस ना आना। लोग छोटा समझकर तुम्हें कभी बड़ा नहीं बनने देंगे। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया हूँ अब्बा जी। अब अपने लोगों के लिए काम करना है मुझे। वहाँ भी पाकिस्तानी है, तुम उनके लिए काम करो। यहाँ के पाकिस्तानी बहुत खुशहाल हैं अब्बा जी। हुकूमत उनके लिए सब काम कर रही है। मैं यहाँ से डिग्री लेने आया था, हमेशा रहने नहीं। रह ले पुत्र, हमेशा के लिए ही रह ले। कौन बुला रहा है तुझे यहाँ? शहरी हो, शहरों में रहो। बड़े शहरों में क्या करोगे? गांव आकर लोग तुम्हें बाबू कहते हैं। क्यों चाहते हो कि अब वो तुम्हें पेंडू कहें? लोग ऐसा कुछ नहीं कहते अब्बा जी। कहते हैं, तुम नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ अब्बा जी। तुम हमारे साथ ही हो पुत्र, अलग कब हैं तुमसे? एक ही बेटा हूँ आपका अब्बा जी। मुझे भी आप खुद से ऐसे दूर रख रहे हैं। एक ही बेटे हो, इसीलिए कहता हूँ बाबू बन के रहो, अपने बाप जैसा ना बन जाना। देहात कितने भी बड़े हो जाए पुत्र, शहरों से बड़े नहीं होते। देहाती कितना भी पढ़ लिख जाए, नस्लों तक पेंडू गिना जाता है। मैं भी देहाती हूँ अब्बा जी, मान ले। तू सिर्फ देहात में पैदा हुआ है, बस देहाती नहीं है तू। पता नहीं अब्बा जी ने खुद को किन किन फ़लसफ़ों से बहलाया हुआ था। वो खुद को क्या क्या तसल्लियाँ देते रहते थे। मैं जानता था कि अब्बा जी कभी नहीं मानेंगे। वो अपना माजी मेरे हाथ से संवारना चाहते थे। फांस जो उनके दिल में अभी तक चुभी रह गई है, उसे वो मेरे कांटे से निकालना चाहते हैं। इतना पढ़ लिख कर भी मैं अपने बाप को ये नहीं समझा सका कि ना वो पेंडू है और ना ही मैं। पेंडू तो वो इंसान है जो इंसानों में फ़र्क रखता है। क्या इंसान की सारी फसाहत और इल्म उसका लबो लहजा और तर्ज ज़िंदगी ही है? नफीस इंसान के लिए जो पैमाने मुरतब हैं, उनमें खेतों में काम करने वाले, ज़मीन पर बैठकर रिस्क खाने वाले और मट्टी गारे की लिपाई करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
कोशिश के बावजूद मैं पाकिस्तान नहीं जा सका। अब्बा जी यही चाहते थे कि या मैं यहाँ कोई बिज़नेस कर लूँ या कोई अच्छी सी जॉब तो मुझे फ़ौरन मिल गई थी। अगर मैं अपना बिज़नेस सेट करना चाहता तो वो भी कर सकता था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं बिज़नेस का इरादा करूँगा और अब्बा जी सब कुछ बेचकर मेरे हाथ में पैसे पकड़ा देंगे। और मैं यही नहीं चाहता था कि अपनी 3 बहनों का हिस्सा भी खुद ले लूँ। अब अगर मुझे बिज़नेस करना भी था तो खुद अपने बलबूते पर करना था। मेरी जॉब अच्छी थी। मेरे डिपार्टमेंट के हेड पाकिस्तानी नसात थे। शुरू में वो मुझे इतने सख्त गिर और गैर मामूली लाताल्लुक़ लगे कि मुझे उन्हें देखकर मिशेल की याद आ जाती। उनकी सर्द मोहरी भी मुझे उखाड़ कर रख देती थी, लेकिन उनकी प्रोफेशनल मुस्कुराहट ज़ख्म खोरदा लगती। उतवार में तलखी और नापसंदीदगी की परछाइयाँ भी नज़र आती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब उनकी सख्त गिरी की परतें उतरने लगी तो मैंने उन्हें एक हमदर्द इंसान पाया। शायद वो उन लोगों में से थे जो हम सब इंसानों से खाइफ थे। वो हमारी ख़राबियों से इतने बेजार हो चुके थे कि किसी भी नए इंसान को किसी खूबी के लिए भी आजमाना नहीं चाहते थे। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगे, या यूँ कहना चाहिए कि वो मुझे अपने करीब करने लगे। हल्की फुल्की बातचीत, घंटों की गपशप पर मोहित हो गई। पहले काफ़ी साथ पीने लगे, फिर लंच भी करने लगे। 2 बार मिलकर हम क्रिकेट मैच भी देख आए थे। एक रात जब वो अचानक मेरे फ्लैट में आ गए तो हमने मिलकर थोड़ी सी कुकिंग भी की, साथ डिनर किया। फिर अक्सर वो मेरे फ्लैट में आने लगे। यहाँ आकर तो बड़े बड़े लोग बदल जाते हैं आदिल, तुम वैसे के वैसे ही हो। मेरे फ्लैट को अपना फ्लैट समझकर काउच पर नीम दराज होते हुए वो पूछ रहे थे या मुझे बता रहे थे। उनके अंदाज से मैं समझ नहीं सका। मैं हंस दिया। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे बहुत से पहले से जानते हैं। मेरी उम्र में माजी तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, तजुर्बा सब बता देता है। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं ये जान गया था कि तुम्हारा ताल्लुक़ किसी छोटे शहर या गांव से है। पेंडू दूर से ही पहचान लिया जाता है ना, मैंने कहका लगाया। वो हंस दिए। पेंडू नहीं, सादा आदमी। बड़े शहरों के लोग बड़े लाउड होते हैं, सूप भी पीते हैं तो पूरे एहतमाम के साथ। लाउड तो छोटे शहरों के भी होते हैं सर। हम भी साग को एहतमाम के साथ खाते हैं, देसी घी, मकई की रोटी और लस्सी के साथ। होते हैं लेकिन कम। लाउड होना बुरी बात है? बुरी नहीं, लेकिन अजीब ज़रूर है। बल्कि सब कुछ ही अजीब हो गया, कुछ नॉर्मल रहा ही नहीं। मैं भी अजीब लगता हूँ आपको अब, नॉर्मल? नहीं यार, तुम्हें नहीं कह रहा। आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, ऐसा करें पूरे दिल से, सारी खुशी उम्मीदी लेकर। वो मेरी तरफ देखने लगे। तुम एक मासूम दिल इंसान हो आदिल। मैं इस बात पर इतना हैरान हुआ कि उन्हें हैरत से देखने लगा। आप कैसे कह सकते हैं सर? मैंने कहा ना, मेरी उम्र में ये बातें खुद ब खुद मालूम हो जाती हैं। मासूम दिल लोग मुझे अपनी तरफ माइल करते हैं। मैं तुमसे मिलकर बातें करके बहुत खुश होता हूँ। मुझे एक लंबे अरसे बाद एक ऐसा इंसान मिला है जिसकी आंखों में कोई हेर फेर नहीं है। हेर फेर तो आपकी आंखों में भी नहीं है सर। शायद इसीलिए मेरी आंखों ने तुम्हें पहचान लिया। एक दिन मिस्टर जलाल ने मुझे अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में आने के लिए कहा। सच तो यह है कि मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाना चाहता था। अपने अंदर इतनी काबिलियत रखने के बावजूद मैं ऐसे लोगों से मिलने से घबराता था जिनका ताल्लुक कभी किसी देहात से नहीं रहा, जो खूबसूरती और अमारात का ट्रेडमार्क बने घूमते हैं, जिनके तने हुए चेहरे और खुश आमदीदी से आरी आंखें उनके कपड़ों की तरह चमकती दमकती तो हैं लेकिन नकली और खोटी होती हैं, जो खुश इखलाकी से बोलते हैं और तहजीब से मुस्कुराते हैं लेकिन फिर भी ना खुश करते हैं ना मुस्कुराने पर मजबूर। मैं ऐसे लोगों में जाकर बेचैन रहता था, अपनी टाई की नोट को ऐसे ढीला करता रहता था जैसे अपने दम को घुटने से बचा रहा हूँ। लेकिन मुझे मिस्टर जलाल के घर हर सूरत जाना था। उन्होंने मुझे इतने इसरार से आने के लिए कहा था कि जैसे मैं उनका कोई करीबी रिश्तेदार हूँ जिसके बगैर उनकी पार्टी अधूरी रह जाएगी। मेरे ऑफिस के चंद कॉलीग्स भी पार्टी में मौजूद थे। जिस वक्त मैं अपने एक कॉलीग के साथ खड़ा बातें कर रहा था, उस वक्त लाउंज की ग्लास वॉल से मैंने लॉन में स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी मिशेल को देखा। मैं उसे यूनिवर्सिटी के बाद अब देख रहा था, पूरे 1 साल 3 माह बाद। मुझे उड़ती उड़ती खबरें मिली थी कि वो अमेरिका चली गई है, वहाँ उसे जॉब मिली है। फिर मालूम हुआ कि वो यही मेलबोर्न में एक बड़े फैशन मैगजीन में जॉब करने लगी है। वो अपने इन्हीं दोस्तों के साथ खड़ी बातें कर रही थी जिनके साथ वो यूनिवर्सिटी में होती थी। उसके 5 दोस्तों के ग्रुप में से ना कोई कम हुआ था ना ज़्यादा। वो वाकई नई दोस्तियाँ करती थी, ना गैर ज़रूरी लोगों से बात। खिड़की के उस तरफ खड़ा मैं मिशेल को देखता रहा। वो गहरे नीले रंग के पार्टी गाउन में थी और हमेशा की तरह उसके होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक थी। उसकी घनी बहुएं किसी मगरूर और तालवी हसीना की तरह की याद दिलाती थी।
वो दिल को उजाड़ देने की हद तक प्यारी लग रही थी। उसके कह के मुझे इस तरह दिखाई दे रहे थे। मैं ये हकीकत तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार था कि वहाँ खड़े मैं उसे जाहिलों की तरह देख रहा था। मुझे तस्लीम करना पड़ा कि मैंने उसे इतनी अरसे से नहीं देखा था, तो मुझे किसी पल करार नहीं था। वो नज़र आ गई थी तो भी मुझे करार नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में मिस्टर जलाल मेरे पास आ गए। वो कुछ वीआईपीज़ को अटेंड कर रहे थे। वो मुझे और मेरे चंद दूसरे कॉलीग्स को बाकी लोगों से मुतारिफ़ करवाने लगे। फिर मिस्टर जलाल सिर्फ मुझे अपने साथ लेकर लॉन की तरफ आए। मेरी 3 बेटियां हैं आदिल। आज पहली बार वो खुलकर बाकायदा अपनी फ़ैमिली के बारे में बता रहे थे। एक बेटी की 3 साल पहले डेथ हो चुकी है। ओह, बहुत अफसोस हुआ। उसने खुदकुशी कर ली थी। उसे शादी करने की भी जल्दी थी और मरने की भी। मैं सन्नाटे में आ गया। उनकी मुस्कुराहट इतनी तल्ख़ क्यों रहती, मैंने जान लिया। अब मैं तुम्हें अपनी सबसे छोटी बेटी से मिलवाता हूँ। यूँ समझ लो कि मेरा बचा कुचा इत्मीनान अब उसी बेटी से जुड़ा है। मुझे समझ नहीं आया कि अपनी एक बेटी का दुख बताने के बाद वो मुझे उससे मिलवाने क्यों ले गए थे। उससे, मिशेल से। जिस वक्त मिशेल मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी, उस वक्त वो मुझे पहचानने की ज़रा सी कोशिश भी नहीं कर रही थी। ज़ाहिर मैं उसे कैसे याद रह सकता हूँ। मेरा दिल बुझ सा गया कि उसने कैसे मुझे फरामोश ही कर दिया। मैं आपका यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी हूँ, मैंने खुद ही याद दिलाना चाहा, जिस पर उसने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। अपने पापा से एक्सक्यूज़ करके वो वापस अपने दोस्तों के पास चली गई। मुझे पूरे 3 हफ्तों तक उस बात की समझ नहीं आ सकी कि मिस्टर जलाल ने सिर्फ मुझे ही क्यों अपनी सबसे छोटी बेटी मिशेल से मुतारिफ़ करवाया। लेकिन फिर मुझे समझ आ गया, वो चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूँ। क्यों? उनकी 2 बेटियों और उनकी इकलौती बहन की अज़वाजी ज़िंदगियाँ नाकाम रही थी। बड़ी बेटी ने एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन से शादी की थी। 3 साल की मोहब्बत के बाद होने वाली शादी 1.5 साल में ही इतनी बुरी तरह से नाकाम हो गई कि वो वापस ऑस्ट्रेलिया आ गई। दूसरी शादी उसने अपने कॉलीग मिस्री नुसाद से की। 4 साल बाद उस शादी का अंजाम भी तलाक पर हुआ। बहन शादी के 9 साल तक बेऔलाद रही तो शौहर ने दूसरी शादी कर ली। फिर जब वो 2 बच्चों का बाप बन गया तो मिस्टर जलाल की बहन को तलाक दे दी। इस सदमे ने उन्हें ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहने दिया। जिस वक्त मिस्टर जलाल ने मिशेल से शादी के मुतल्लिक इशारा दिया, उस वक्त मैं जैसे भौंचसा रह गया। मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे मिशेल से शादी करने के लिए कहा जा रहा है। यानी वो लड़की जिसे मैंने यूनिवर्सिटी में कितनी ही बार सिर्फ इसलिए देखा था कि किसी किताब को पढ़ने से ज़्यादा उसे देखना ज़रूरी हो गया, वो लड़की मेरी बीवी भी बन सकती है। ठीक है, 1 हफ्ते बाद मिस्टर जलाल ने मुझे मिशेल के ऑफ़िस का एड्रेस दिया और कहा कि मैं उसे पिक कर लूँ। मिशेल की कार गैराज में है। पहले मैं कार में बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा, फिर कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर मैं उसके इंतज़ार में बेचैनी से टहलने लगा। वो ऑफिस से निकली और अपनी ट्रेडमार्क नज़र से मुझे सरसरी सा देखा और हेलो कहकर कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। सारे रास्ते वो खामोश रही। जिस वक्त मेरी कार मिस्टर जलाल के घर के बाहर रुकी और वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी तो उसने बस इतना कहा, वापस जाते हैं, मैं तुमसे शादी कर लूँ। जिस शादी की बात दरअसल मुझे करनी थी और मैं कर नहीं पाया था, उसकी बात अब वो कर रही थी। मुझे तुमसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम पापा को खुद मना कर देना। जब बात उसने शुरू की थी तो ख़त्म भी उससे ही करनी थी और मैंने वाकई मिस्टर जलाल को मना कर दिया। मैं जानता था ये मुमकिन नहीं है। मिशेल को पसंद किया जा सकता है, उससे मोहब्बत भी की जा सकती है, लेकिन उससे शादी का ख्वाब देखा जा सकता है, ना ख्याल सोचा जा सकता है। वो नामुमकिनात में से थी। उसे मुमकिन करना मुमकिन नहीं था। मैं ये बात समझ चुका था। मुझे लगता है कि मेरे और मिशेल के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने मिस्टर जलाल को वजह इनकार दी। हाँ, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। शादी एक जैसी सोच या एक जैसी चीज़ों को पसंद करने का नाम नहीं है। ज़रूरी नहीं कि 2 लोग जो एक जैसी दिलचस्पियाँ रखते हैं वो एक कामयाब ज़िंदगी भी गुजार सकते हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि 2 अलग अलग तरह के लोग एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हो। मेरी बड़ी बेटी को कोमल ने उस शख्स से शादी की थी जिसके साथ उसकी कमाल की अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन फिर क्या हुआ। फरवा ने जिससे शादी की थी उसे वो स्कूल के वक्त से जानती थी, 8 साल से। और क्या हुआ, शहरयार ने चीटिंग की। फरवा ने उससे इसलिए खुदकुशी नहीं की थी कि शहरयार ने चीटिंग की है, उसने तो इसलिए अपनी जान ले ली कि वो शहरयार को 8 सालों में भी पहचान क्यों नहीं सकी थी। इस एहसास ने उसकी जान ले ली कि वो धोखा खा चुकी है। और मेरी बहन, वो तो अपने शौहर से मोहब्बत भी करती थी और उसके हर हुक्म पर सर भी झुकाती थी, लेकिन फिर क्या हुआ। ये सब तो मेरे और मिशेल के साथ भी हो सकता है सर। हो सकता है, हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान हो आदिल कि तुम कुछ भी बुरा नहीं होने दोगे। इतना ही अच्छा इंसान होता तो मिशेल को भी अच्छा लगता सर। हमारी बदकिस्मती इस वक्त अरूज पर होती है जब हम अच्छे इंसानों की कदर नहीं करते। मैं मिशेल को बदकिस्मतों में नहीं देख सकता। उन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा कि मेरा दिल भीग सा गया। एक इंसान अपनी 2 बेटियों और एक बहन की बर्बादी पर
इतना दुखी था कि वो नहीं चाहता था कि अब कोई चौथा इंसान आए और उसकी लाडली बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। पुराने दुख हाल को बोझल भी कर देते हैं और खौफज़दा भी। मिस्टर जलाल भी खौफज़दा थे। मैं खुद भी मिशेल से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। मैं इस मोहब्बत को उसके साथ निभा सकता था। ये नामुमकिन था कि मुझे उसके अलावा कोई और पसंद आ जाता। ये भी मुमकिन नहीं था कि अब मैं उसे भूल जाता। मुझे सारी ज़िंदगी पछताने की ज़रूरत नहीं थी कि मिशेल से शादी की बात शुरू हो चुकी थी। मैंने हिम्मत से काम नहीं लिया और हिम्मत और पीछे हट गया। इसलिए इस बार मैं फिर से उसके ऑफ़िस के बाहर अपनी कार में मौजूद था। पार्किंग में वो अपनी कार की तरफ बढ़ी तो मैं फ़ौरन उसके पास आया। मुझे तुमसे बात करनी है मिशेल। कार का दरवाज़ा खोलते उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखें इतनी तीखी हो गई कि उनमें देखना नामुमकिन हो गया। क्या बात करनी है? मैंने जुर्रत से काम लिया, बहुत जुर्रत से काम लिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और कह दिया, शादी की। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि बहुत पसंद करता हूँ। चाह कर भी मैं मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सका। उसकी तीखी आंखों में तमसखुर सिमट आया। उसके होंठ नापसंदीदगी से कहका लगा देने के करीब हो गए। मैं तुम्हें अपना फ़ैसला सुना चुकी हूँ। उस दिन तुम्हारे साथ कार में मैं सिर्फ पापा की वजह से बैठी थी। तुम्हें किसी खुशफ़हमी में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे इनकार की वजह क्या है? सारे तमसखुर और नापसंदीदगी को नज़रअंदाज करके मैंने पूछा, और वो इस्तज़ाइया हँसी थी। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी कर लूँ कि तुम पापा को बहुत पसंद हो, और मैं तुम्हें इतना नापसंद क्यों हूँ? बेहतर होगा कि तुम पापा की बातों में ना हो। वो मेरी 2 बहनों के अंजाम से खौफ़ज़दा हो चुके हैं। वो समझते हैं कि मैं भी नफ़सियाती मरीज़ा बन जाऊँगी या ख़ुदकुशी कर लूँगी। तुम्हें मुझ में क्या नापसंद है मिशेल? मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करके अपना सवाल दोहराया। तुम में पसंद ही क्या किया जा सकता है मिस्टर आदिल? यही क्या कम है कि तुम एक आम और मामूली इंसान हो? मैं ज़िंदगी में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ जितना उस वक्त हुआ जब मिशेल ने ये कहा। मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि मैं आम होना किस कदर ज़िल्लत अमेज़ बात है और ख़ास होना किस कदर ज़रूरी है, कम से कम मोहब्बत के लिए, कम से कम मिशेल के लिए। इस बार शायद मिशेल ने ही अपने पापा से साफ-साफ बात कर ली थी, क्योंकि उन्होंने ऑफ़िस में मुझसे दोबारा कोई बात नहीं की थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा ख़ामोश हो गए थे। जिस दिन मैंने उन्हें ये बताया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, एक साया सा उनके चेहरे पर लहराया, और फिर इससे अगले दिन हमें उनके हार्ट अटैक की खबर मिली। वो आईसीयू में थे। मिस्टर जलाल से मैं काफ़ी हद तक उनकी कंडीशन के बारे में बात करता रहा। जिस वक्त मैं हॉस्पिटल से निकलकर अपनी कार की तरफ आ रहा था, उस वक्त मिशेल मेरे पीछे तेज़-तेज़ चलती हुई आई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कोई मेरे पीछे आ रहा। मुझे तब अंदाज़ा हुआ जब मैंने अपने पीछे मिस्टर आदिल की पुकार सुनी, तुम पाकिस्तान जा रहे हो? मुझे हैरत थी कि उसे कैसे मालूम हुआ। जी, 1 हफ़्ते बाद की फ़्लाइट है मेरी। तुम पापा के ठीक होने से पहले कैसे जा सकते हो? मैं हैरत से उसका मुँह देखने लगा। मैं अभी नहीं, 1 हफ़्ते बाद जा रहा हूँ। 1 हफ़्ते तक वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। तुम घर ना जाओ, यहीं रहो। उन्हें होश आएगा तो उनके सामने रहना, फिर उनसे हमारी शादी की बात कर लेना। कहकर वो चली गई। मैं कार के पास हैरत ज़दा खड़ा रहा। वालिदैन औलाद के लिए पहाड़ अपने कंधों पर उठा सकते हैं, लेकिन वो औलाद के दुख के एक कंकड़ के बोझ को अपने दिल पर नहीं उठा सकते। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मिस्टर जलाल मिशेल के लिए इतने फ़िक्रमंद थे कि उन्हें लगा कि अगर मैं पाकिस्तान चला गया तो उन्हें इस पूरी दुनिया में मिशेल के लिए कोई और लड़का नहीं मिलेगा। जिनकी बेटी को मुझे मैं कोई गैर मामूली बात नज़र नहीं आती थी, उसके बाप को मुझ में हर खूबी गैर मामूली क्यों लगती थी? एक के लिए आम था तो दूसरे के लिए ख़ास क्यों था? मुझे ये तस्लीम करने में भी कोई आड़ नहीं कि मेरा दिल बलिए उछलने लगा। मेरे मन की मुराद एक हार्ट अटैक से पूरी हो सकती थी। मुझे मालूम नहीं था मिशेल मेरे और अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकती थी। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मेरी और मिशेल की मंगनी हो गई। अब्बा जी मिशेल का रिश्ता लेने छोटी बहन सारा के साथ आए थे। 1 महीना रहे और फिर चले गए। मेरी और मिशेल की मंगनी हो गई। अब्बा जी मिशेल का रिश्ता लेने छोटी बहन सारा के साथ आए थे। 1 महीना रहे और फिर चले गए। मंगनी बराए नाम हुई थी। अब्बा जी ने ढेर सारे पैसे मिशेल को दिए। उसके सर पर हाथ रखा और मंगनी हो गई। मिशेल 10 मिनट हमारे साथ बैठी रही। फिर मैंने उसे कार में बैठकर जाते देखा। आर्जी तौर पर लिया गया दुपट्टा उसने उतार दिया था। घर के दरवाज़ों को तेज़ी से फरांगते वो घर से कहीं दूर भागती हुई सी लगती थी। मैं जानता था कि वहाँ मंगनियाँ कैसे होती हैं। मैं ये भी जानता था कि कम से कम उसके किसी दोस्त की मंगनी कैसी हुई होगी। उसकी वैसे नहीं हुई थी। इसलिए नहीं कि मैं वैसी मंगनी अरेंज नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए कि वो मेरे साथ वैसी मंगनी अरेंज करवाना नहीं चाहती थी। वो इसी सूरत में मंगनी की पार्टी रखती जिस सूरत में उसका मंगेतर उसका मनपसंद होता, जबकि मैं एक आम इंसान था, एक देहाती। मुझ जैसे पेंडू के साथ पार्टीज़ नहीं की जा सकती, जश्न नहीं मनाए जाते, ट्रंक नहीं
ट्विस्ट की जाती क्योंकि वो उसके मुस्तहिक नहीं होते। लेकिन इस वक्त तो मेरे दिल में यही धुन समाई थी कि मैं उसे अपनी मोहब्बत से बदल दूंगा। मुझे उसे हासिल करने की चाह थी, बस उसे अपनी बीवी बना लेने की। मुझे लगता था कि वो खाली ज़मीन है जिस पर मेरी मोहब्बत की फसल लहलहाने लगेगी। एक दिन तो ज़रूर। मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ मिशेल। जवाब में कुछ देर की खामोशी मिली। उसने गहरा सांस लिया, जैसे वो कोई कड़वी गोली निकल रही है। रात को मुझे घर से पिक कर लेना, उसने आखिरकार कह ही दिया। लंच से उस रात के डिनर के इंतज़ार में मैंने कितनी ही रातों की मुसाफत तय की। कितनी ही बार मैं अपनी वार्डरोब तक चल कर गया और उसमें रख के अपने कपड़े चेक किए। मुझे 5 साल हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए। मेरी ड्रेसिंग बहुत आउट क्लास नहीं थी तो ऐसी लो क्लास भी नहीं थी। मेरे पास अच्छे, महंगे, ख़ास, आम सब कपड़े मौजूद थे, जो डिज़ाइनर ड्रेसेस और जूते भी मौजूद थे। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि वीकेंड्स पर जंप सूट पहनकर साइकिलिंग करने वाली लड़की को डिनर पर ले जाते हुए मुझे अपनी तैयारी पर कुछ तो गौर करना चाहिए, बल्कि कुछ ख़ास तैयारी करनी चाहिए। पहली बार जब मिशेल ने मुझसे शादी से इनकार किया था तो ये ख्याल मेरे जहन में रासूख हो चुका था कि वो मुझे मेरे पस मंज़र की वजह से नापसंद करती है। वो मुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान को एक हाई फाई पेंडू से ज़्यादा नहीं समझती। इसीलिए अब मैं एक हाई फाई मंगेतर बनने की तैयारियां करने लगा था। वेबसाइट्स को सर्च कर रहा था, डिनर के लिए ऑनलाइन ड्रेसेस देख रहा था, कुछ कॉलीग्स और दोस्तों से मशवरे कर रहा था, कुछ मूवीज़ और वीडियोस देख रहा था। जिस वक्त मैं मिशेल के लिए कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ा हुआ, उस वक्त मैंने मिशेल को हैरत से अपने सरापे को देखते हुए पाया। वो मुतासिर नहीं होती, वो इग्नोर भी नहीं कर रही थी। वो बुरी तरह से तल्ख नज़र आने लगी थी कि मैं कितना ओवर ड्रेस होकर आया हूँ, जबकि वो खुद ऐसे लिबास में थी जिसमें वो आराम से अपने घर के लाउंज में बैठकर टीवी देख सकती थी, पॉपकॉर्न खा सकती थी, कोल्ड कॉफ़ी पीते उसे अपने कपड़ों पर गिरा भी सकती थी। वो जो घर में भी ऐसे रहती थी जैसे किसी पार्टी में जा रही हो, वो आज अपने मंगेतर के साथ पहली बार जाते हुए ऐसे मुर्दा रंग और बुझे हुए लिबास में थी जैसे किसी दोस्त की अयादत के लिए अस्पताल जा रही हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मिशेल जैसी फैशनेबल लड़की के वार्डरोब में ऐसा मुरझाया हुआ ड्रेस भी हो सकता है। मैंने उसके डिनर टेबल बुक करवाई थी। मिशेल मेरे साथ नहीं चल रही थी, वो मुझसे आगे चल रही थी। जब हम दोनों आमने सामने बैठ गए तब भी वो खामोश रही। तब भी जब मैंने अपनी जेब से एक रिंग निकाल कर उसे मिशेल के ऐन सामने रखा, मिशेल ने हाथ बढ़ाकर रिंग निकाली और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। थैंक्स, उसने मेरी तरफ देखकर कहने की गलती नहीं की। रिंग को देते हुए मैंने जो कुछ सोचा था वो सोचा ही रह गया और हम दोनों डिनर करके घर आ गए। उस रात मैं देर तक अपने फ्लैट में टहलता रहा। मैं मिशेल के साथ डिनर करके आया था, फिर भी मेरे हाथ में खुशी का कोई सिरा नहीं आया था। मैं उसके ऐन सामने बैठा रहा था, फिर भी मैं मिशेल को हक से या मोहब्बत से नहीं देख पाया था। मिशेल के स्टैंडर्ड के मुताबिक मैंने टेबल बुक करवाई थी, फिर भी मैं कहीं स्टैंडर्ड से नीचे ही रहा था। हॉल के वस्त में बजने वाला पियानो भी बेकार रहा। मेरे दिल में जलती मोहब्बत की मिशेल गर्म होकर भी ठंडी ही रही और ऐसे डिनर और फर्स्ट डेट नाइट तमाम हुई। और वो रात भी, जिस रात मैंने फिर से मिशेल को छोड़ देने का फ़ैसला किया, उस रात मैंने फ़ैसला करना चाहा कि मुझे ये मंगनी तोड़ देनी चाहिए। शायद मिशेल कभी खुश न रह सके, शायद मिशेल कभी मुझे पसंद ना कर सके, शायद मैं कभी मिशेल के दिल में जगह न बना सकूं। मैंने सारी रात ये फ़ैसला करने में लगा दी। अगली सुबह आंख खुलते ही इस ख्याल ने कि मुझे मिशेल को छोड़ देना है कुछ ऐसे मेरा घेराव किया जैसे तेज़ अंधी लहलहाती फसलों का करती है। मेरे दिल की धरती से सब्ज़ा नपैद हो गया और कलर्स का जाल फूट निकला। मुझे ऐसे लगा जैसे जिस्म से कुछ जुदा हो रहा है, मेरी जान बेजान हो रही है। कोई मेरे दिल को फटा पुराना कपड़ा समझकर उधेड़ रहा है। फिर उस रात की सुबह मैंने 2 तकलीफ़ों का मवाजना किया, मिशेल के साथ रहने का, मिशेल के बगैर रहने का। मिशेल के बगैर रहने वाली तकलीफ़ हार गई और मैंने मिशेल के साथ रहने वाली तकलीफ़ का इंतखाब कर लिया। तुम मेरे फियांसी हो, मेरे गार्ड नहीं। क्यों रोज़ मुझे पिक करने आ जाते हो? मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उलझन होती है, वो कोफत से बोली। और कुछ रातों से पहले, कुछ सुबह के बाद, जो मैंने फ़ैसला किया था कि मिशेल के साथ रहने वाली तकलीफ़ बेहतर है, इस फ़ैसले ने मुझ पर कहका लगाया। मेरा चेहरा शर्मिंदगी के एहसास को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगा। तुम मेरे असाब पर सवार होने की कोशिश कर रहे हो। काश वो असाब की जगह दिल कह देती, या काश ऐसा दिल को मसल देने वाला जुमला उसके अंदर कहीं ही दम तोड़ देता है। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुमने अंकल जलाल के लिए मुझसे मंगनी की है। तुम तंज कर रहे हो। हकीकत बता रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अंकल से बात कर सकता हूँ। क्या बात कर सकते हो? यही कि हमें इस मंगनी को ख़त्म कर देना चाहिए।
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी भी कोई ज़रूरत नहीं है मिशेल। तुम्हें मुझे बर्दाश्त करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक ऐसी नापसंदीदा हस्ती हूँ जिसके लिए चाहकर भी तुम अपनी नागवारी नहीं छुपा सकती। उसने कोई जवाब नहीं दिया और कार में बैठ गई। अगली बार उसने फिर नहीं कहा कि मैं उसे पिक करने ना आया करूं। अलबत्ता ये हुआ कि अब वो दरवाज़ा खोलती बैठती और फ़ौरन अपना स्मार्टफ़ोन ऑन कर लेती और उसके साथ मसरूफ़ हो जाती। हर बार ऐसा ही हुआ, हमेशा ऐसा ही रहा। फिर भी मैं उसे पिक करता रहा, उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठता रहा, उसकी बेहतनाई को देखता रहा। मैं आदिल, मुझे अफसोस भी होता रहा, लेकिन मैं क्या करता? मैं दुख करता या मोहब्बत? अंकल जलाल अक्सर मुझे घर डिनर पर बुला लेते थे। मिशेल की सबसे बड़ी बहन कोमल को अंकल ने अमेरिका से अपने पास मुस्तकिल बुला लिया था। वो अब उन्हीं के साथ उनके घर में रहती थी। वो भी मिशेल की तरह हाई फाई लेडी थी, लेकिन उनमें बेअतनाई की मिकदार मिशेल की निस्बत कम थी। वो हाय हेलो से आगे चंद जुमलों पर मुश्तमिल बातचीत कर लेती थी। मिसिस जलाल भी कमोपेश मिशेल और कोमल जैसी ही थी, लेकिन शायद शौहर की मोहब्बत में वो मुझसे इस तरह बात करती जैसे अगर मैं उनका दामाद ना होता तो उनका बरी होता। लेकिन जब जब मैं उन्हें अंकल जलाल के बगैर मिलता, मुझे लगता कि वो मुझे शट अप कहकर गेट लॉस्ट होने के लिए कह देंगी, किसी एग्रीमेंट की तरह की ही सही। लेकिन मेरी एंट्री जलाल फैमिली में हो चुकी थी। मुझे कॉफ़ी भी ऑफ़र की जाती थी और साथ बिठाकर मूवी भी देख ली जाती थी। डिनर टेबल पर मिशेल का रवैया कुछ कुछ बदल जाता था। उसके लिए वो किस मुश्किल से गुजरती मैं जानता था। वो मेरे साथ वाली चेयर पर बैठ जाती थी, मुझे फूड सर्व करती, मुझसे हल्की फुल्की बातें कर लेती थी। मैं जानता था कि ये सब अंकल जलाल के लिए किया जाता है, सिर्फ अंकल जलाल को दिखाने के लिए। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि दिखावा ही सही। मिशेल मेरे लिए मुस्कुराती तो है, ऊपरी दिल से ही सही। वो मेरा हाल चाल तो पूछती है, और सबसे बड़ी बात, वो मेरे साथ आकर बैठती है, मेरे बराबर। लेकिन उस रात जब अंकल जलाल ने हम दोनों की तरफ देखकर ये कहा कि उन्होंने हमारी शादी का दिन तय कर लिया, तो मिशेल मुस्कुरा सकी, ना ही वो अपने सामने रखी प्लेट में से खाना उठाकर मुँह तक ले जा सकी। वो खाने से खेलती रही। मैंने मिशेल की तरफ देखने से गुरेज किया। अगर मैं उसकी तरफ देख लेता तो शायद मैं इतना दिल गिरफ्ता हो जाता कि मिशेल को छोड़कर पाकिस्तान लौट जाता, फिर पाकिस्तान में गांव की ज़मीन पर मुजावर बनकर बैठ जाता। मेरा दिल इस ख्याल से ही बिलकने लगा। मैंने खुद को इंतहाई अजियत में घिरे हुए पाया। तुम्हारी फैमिली कब तक आ जाएगी आदिल? अंकल पूछ रहे थे। 2 हफ्ते बाद। मिशेल, तुम्हें ये डेट सूट करती है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसने कहा और उठकर चली गई। अंकल और मैं देर तक शादी के इंतजामात को डिस्कस करते रहे। अगले दिन मुझे ऑफिस में मिशेल की कॉल आई। मैं घर लेना चाहती हूँ। ये पहली फरमाइश थी जो शादी के सिलसिले में मिशेल ने की थी। घर के लिए मैं भी सोच रहा था, लेकिन चाहकर भी मिशेल से डिस्कस नहीं कर सका। बाद अज़ां मुझे मालूम हुआ कि अंकल ने मिशेल से कहा था कि वो अपनी पसंद से आदिल के फ्लैट का इंटीरियर करवा ले, और शायद मिशेल मेरे फ्लैट में आना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं घर का अरेंज करूं। वो उसी एरिया में रहना चाहती थी जहां अंकल रहते थे, और उसने एक घर भी वहीं देख लिया था। पैसा मेरा मसला कभी नहीं रहा था, लेकिन मैं इतना भी अमीर नहीं था कि उस एरिया में इतना बड़ा घर फ़ौरन ख़रीद लेता। मेरे अकाउंट की इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन मिशेल से ये सब कैसे कहा जाता। उसने पहली बार तो फ़ोन करके मुझसे कहा था कि वो घर लेना चाहती है। मुझे वो घर हर सूरत लेना था। मैंने अब्बा जी को पाकिस्तान फ़ोन किया और अपना मसला बता दिया। अब्बा जी ने रात से दिन पता नहीं कैसे किया और कितनी ही ज़मीन बेचकर पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दिए। मैंने घर खरीद लिया और बस मिशेल से इतना कह दिया कि अभी मैं इस पूरे घर का इंटीरियर नहीं करवा सकता, वो सिर्फ बेडरूम और लाउंज का करवा ले। मैं खुद करवा लूँगी इंटीरियर, तुम फिक्र ना करो। वो इस्तज़ाइया से हंसती। मेरी चीज़ उसकी थी और उसकी मेरी, लेकिन जब मेरी मोहब्बत ही उसकी नहीं थी तो फिर उसका कुछ भी मेरा नहीं था। वो इतने बड़े फैशन मैगज़ीन में जॉब करती थी, वो ऐसा एक घर भी ख़रीद सकती थी और उसका इंटीरियर भी करवा सकती थी। मैं जानता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मर्द औरत के ख़रीदे हुए घर में तभी रह सकता है जब औरत अपने दिल का घर उस मर्द की मलकियत में दे चुकी हो। ये घर और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मुझे कुछ वक्त दो, मैं सब कर दूंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सारे घर का इंटीरियर करवा दिया। वो घर जो मैंने ख़रीदा और जिसे मिशेल ने सजाया, एक ऐसा घर था जो मुझे मिशेल की तरह ही बेअतना, रूठा और उखड़ा उखड़ा सा लगता। उस घर के बाहर मेरे नाम की तख्ती थी, फिर भी मुझे लगता था वहाँ मेरे अलावा सब रह सकते हैं। वहाँ की हर चीज़ खूबसूरत थी सिवाय वहाँ मेरी मौजूदगी के। वो मिशेल का घर तो लगता था, लेकिन एक देहाती का नहीं। फिर भी वो देहाती वहाँ रह रहा था। काश मैं थोड़ी सी हिम्मत से काम ले सकता और मिशेल को छोड़कर पाकिस्तान आ सकता। उन दिनों भी मैं हर रात ये फ़ैसला करता कि मुझे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, और हर रात की हर सुबह मैं खौफ से हड़बड़ाकर उठ बैठता। मैं अपने बेड साइड टेबल पर रखी मिशेल की तस्वीर को हाथ में लेता और उसे अपने सीने में छुपा लेता। छोड़ देना आसान नहीं होता, जैसे पा लेना मुश्किल होता है। ये एक तरफ़ा ही सही, मोहब्बत तो मोहब्बत ही होती है ना। 2 तरफ़ा होने में कितना ही वक्त क्यों ना लगे, एक तरफ़ा मोहब्बत अपनी आस नहीं छोड़ती।
शादी वैसी ही हुई थी जैसी मिस्टर जलाल की लाडली और आखिरी बेटी की होनी चाहिए थी। मिशेल वैसी ही दुल्हन बनी थी जैसी लड़की बन सकती थी। मैं भी वैसा ही दूल्हा था जैसा कि मुझे होना चाहिए था। फिर भी इस शादी में शादी वाली कोई बात नहीं थी। अगर ये शादी ही थी तो फिर भी ये शादी नहीं थी। शादी से पहले शॉपिंग के लिए मैंने काफ़ी बार मिशेल से कहा था कि वो मेरे साथ चले और अपनी पसंद से जो लेना चाहे वो ख़रीद ले, लेकिन मिशेल ने मुझे ऐसा कोई मौका दिया ना वक्त। मुझे खुद ही उसके लिए शॉपिंग करनी पड़ी। मैंने उसके पसंदीदा डिज़ाइनर्स के पास गया था और उसके लिए कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरी डिज़ाइन करवाई। वो ड्रेसेस मैंने उसे कभी पहने नहीं देखा। ज्वेलरी उसने चंद हार पहनकर वार्डरोब में लॉक कर दी थी या कहीं फेंक दी होगी। हमारी गृहस्थी आबाद हो गई। घर में एक ऐसा सन्नाटा रहने लगा था जैसा सन्नाटा मेरे फ्लैट में भी कभी नहीं रहा था, जहाँ मैं अकेला रहता था, लेकिन अब 2 लोगों की मौजूदगी में वो हमेशा रहता। इतना अरसा ऑस्ट्रेलिया में अकेले रहने का एक फ़ायदा मुझे ज़रूर हुआ था कि मैं एक अच्छा कुक बन गया था। मुझे कुकिंग का शौक़ भी था। शुरू में जब मैंने अपने लिए देसी खाने बनाए तो हैरत अंगेज़ तौर पर मिशेल ने उन्हें बहुत रग़बत से खाया। ये खाने उसके अपने घर में भी बनते थे, लेकिन शायद उसे मेरे हाथ का जायका पसंद आ गया था। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, क्या तुम आज चिकन फजेता बना सकते हो? चिकन फजेता मिशेल एक मखसूस रेस्टोरेंट से ही खाती थी। अब अगर उसने मुझे बनाने के लिए कहा था तो इसका मतलब था कि अब वो उसे घर में खाना चाहती थी, यानी जब उसका दिल चाहे तब। मैं ये डिश आराम से बना लेता था। फिर भी मैंने ऑनलाइन कोई 50 वीडियोस देखी ताकि अगर कहीं कोई कमी या ज़्यादती है तो मैं वो भी दूर कर लूँ। मैं मिशेल के सामने बेहद लजीज फजेता रखना चाहता था, इसीलिए मिशेल के घर आने से पहले मैंने कोई 6 बार अलग अलग फजेता बनाकर टेस्ट कर चुका था। आह, ये खुशबू! क्या मेरी नाक मुझे ठीक बता रही है? क्या तुमने फजेता बना लिया? वो चिकन की सिमत आ गई। वो शायद जानती नहीं थी कि मैंने आज ऑफिस ही नहीं गया था। उसने बेस्ट टेस्ट का चिकन फजेता स्टोव पर रहने दिया था। उसने पैन का ढक्कन उठाया, चम्मच से चखा, फिर जल्दी से प्लेट में डालकर खाने लगी। ना उसने कपड़े बदले और ना ही मेज़ पर बैठने का तरद्दुद किया। जब उसने सारी प्लेट साफ कर दी तो मैंने पूछा, ठीक बना था? वो हंसती, पहली बार शायद मेरी किसी बात पर। ठीक? इट्स आउट ऑफ द वर्ड। क्या ये मुझे हफ्ते में 1 बार मिल सकता है? ये तुम्हें हफ्ते के 7 दिन मिल सकता है। शुक्रिया, तुम कमाल के कुक हो। माहौल इतना दोस्ताना हो गया कि मैं किचन में गया और बाकी के 6 फजेता भी उठा लाया। ये भी ट्राई करो, शायद तुम्हें ये भी पसंद आए। उसने सवालिया मुझे देखा और फिर मेज़ को। तुमने इतना सारा बना लिया? हाँ, अलग अलग 6 बार। जो सबसे बेस्ट था वो तुम्हें दिया है। मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब होगी। शायद उसने बुरा माना, लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझ जैसे मामूली आदमी के हाथ से पके खाने उसे गैर मामूली लगे थे। उस रात मैं इत्मीनान से सोया। मुझे उम्मीद नज़र आ रही थी कि वो एक दिन मुझे भी चिकन फजेता की तरह पसंद करने लगेगी, लेकिन उस रात की सुबह बहुत अजीब थी। उस सुबह ने मेरे दिल को नए सिरे से, नई मायूसी से तोड़ा। ऑफिस में मुझे मिशेल की एक दोस्त का फ़ोन आया। तुम मिशेल के साथ कैंपिंग के लिए क्यों नहीं जा रहे? मिशेल ठीक कहती है, तुम बहुत बोरिंग हो। हाल अहवाल के बाद लीज़ा ने पहला सवाल कुछ ऐसे पूछा। मैं समझ गया कि मुझे क्या जवाब देना है। मैं फिर कभी चला जाऊंगा, आजकल मैं मसरूफ़ हूँ। लीज़ा ने मुझे एक लंबा लेक्चर दिया और फ़ोन ठक से बंद कर दिया। ठक से ही मेरे दिल का इत्मीनान रुखसत हो गया। घर आया तो मिशेल पैकिंग कर रही थी। मैं कैंपिंग के लिए जा रही हूँ, उसने तीसरे और आखिरी बैग की जिप को बंद करने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक है, इंजॉय करना। मैं देख रहा था कि वो बहुत खुश है। कुछ सामान जो अभी भी बेड पर बिखरा था वो उनका जायज़ा लेती रही। उसने मुझसे मज़ीद बात करना ज़रूरी नहीं समझा। कब वापस आओगी? वो अगली सुबह जा रही थी। जब मैंने पूछा, शायद 2 हफ्तों तक। हमारा प्लान थोड़ा लंबा है, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। मैं तुम्हें मिस करूँगा। कम से कम मुझे एक मैसेज कर दिया करना। उसके दोस्त बाहर कार में बैठे हॉर्न पर हॉर्न बजा रहे थे। मैं उसके साथ चलने की कोशिश करते उसका बैग उठाकर बाहर ला रहा था कि मेरे आगे चलते चलते वो थोड़ी देर के लिए ठिठक सी गई, लेकिन उसने पलटकर मुझे पीछे नहीं देखा। वो पलटकर कभी मुझे पीछे नहीं देखेगी, मैं जान गया। ना ही वो पलटकर कभी मेरे पास आएगी। वो मेरे दिल के जितनी करीब थी, मैं उसके दिल से उतना ही दूर था। घर में खाने के नाम पर मैंने बर्गर और पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया। कॉफ़ी पर कॉफ़ी पीने लगा। उसकी मौजूदगी में भी घर में सन्नाटा ही रहता था, लेकिन अब तो ये सन्नाटा मेरे अंदर रहने लगा था। तो मेरा ये फ़ैसला ठीक था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हाँ, ये फ़ैसला ठीक था। वो मुझे बाकायदगी से एक मैसेज करती रही, एक मैसेज जिसका मुझे 24 घंटे शिद्दत से इंतज़ार रहता था, जिसके लिए मुझे बार बार फ़ोन को देखना पड़ता था, जिसकी वजह से मैं ऑफिस में कोई काम ठीक से नहीं कर पाया था। हेलो, आज हम फ़िशिंग के लिए जा रहे हैं। हाय, आज सनी डे है, मौसम अच्छा है यहाँ। लीज़ा के पाँव में चोट आई है। हमारा आधा दिन डॉक्टर के पास गुजरा। रोज़ आने वाला ऐसा एक आध मैसेज मेरे लिए इतना ही ज़रूरी था जितना ज़रूरी मिशेल की वापसी का इंतज़ार करना।
मैं उसे फ़ोन करता भी तो फ़ोन 2 मिनट के अंदर अंदर बंद हो जाता। मेरे पास कहने, पूछने, सुनने के लिए बहुत वक्त था, बल्कि सारा ही वक्त था, लेकिन मिशेल के पास नहीं था। मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरी बोरिंग फ़ोन कॉल्स उसका ट्रिप ख़राब कर दे, और ये भी कि जब उसके फ़ोन पर आदिल कॉलिंग आए तो उसका सारा मूड ख़राब हो जाए। वो कोफत से इधर उधर देखे और फिर ना चाहते हुए भी उसे मेरी फ़ोन कॉल रिसीव करनी पड़ी। जैसे ना चाहते हुए भी वो मेरे साथ रह रही थी। घर वापसी पर वो मुझे ज़िंदगी से इतनी भरपूर लगी कि मुझे दुख हुआ कि मैंने उससे शादी करके उसे मुरझा दिया। मुझे उसकी हर खुशी के गम में बदल जाने में सिर्फ अपना ही कसूर नज़र आया। अगर मुझे उससे मोहब्बत ना हो चुकी होती तो मैं कितनी आसानी से उसे छोड़कर जा चुका होता, इतनी आसानी से जितनी आसानी से वो मुझे छोड़ जाती है, हर रोज़, हर पल, हर बार। मिशेल के ऑफिस में होने वाले फंक्शन और दोस्तों की तरफ से दी जाने वाली पार्टीज़ में हम दोनों को बुलाया जाता था। लेकिन वहाँ मिशेल अकेली जाती थी। मुझे ये पूछने की और मिशेल को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि वो मुझे साथ लेकर क्यों नहीं जाती। अब मुझे मालूम होने लगा था कि मेरे कुन-ज़ेहन बाप ने मैट्रिक कैसे पास कर ली थी। 2 साल वो रात दिन किताबों से कैसे चिपका रहा था। मुझे लगता है मैं 10वीं जमात कभी पास नहीं कर सकूँगा। मैं खुद को आईने में देखता और मुझे अपनी पूरी शख्सियत पर फ़ेल, फ़ेल, फ़ेल लिखा हुआ नज़र आता। मुझे इसका भी यकीन है कि अब्बा जी तो दरबार से वापस घर आ गए थे, लेकिन मैं कभी वापस नहीं आ सकूँगा। जो जोग अब्बा जी ने अधूरा छोड़ दिया था, उसे मैं पूरा करूँगा। वरना इन 2 अधूरी मोहब्बतों की कीमत न जाने किस किस को चुकानी पड़ेगी, किसी को फ़कीर बनकर, किसी को कशकोल पकड़कर। इसलिए मैंने हर सूरत मिशेल का दिल जीतने का फ़ैसला कर लिया है। मेरा भी दिल चाहता था कि जब वो तैयार हो तो मेरे बाजू उसकी कमर में हमायल हो, मेरे पास ये हक हो कि मैं झुककर उसके कान में सरगोशी कर सकूं, मैं उसके बालों की लट को छू सकूं, मोहब्बत का इजहार कहीं तो किसी गोशे में तो मैं मुमकिन कर सकूं। वक्त बदल जाता है, लेकिन मोहब्बत के इम्तिहान वही रहते हैं। मैंने दादी को किसी से कहते सुना था कि अब्बा जी को उन दिनों 3-3 उस्ताद पढ़ाने आते थे, चूँकि अब्बा जी कुन-ज़ेहन थे, इसलिए एक बात उन्हें 50 बार समझानी पड़ती थी, फिर भी उन्हें समझ नहीं आती थी। बार बार पर लिखने की मशक करने से शायद उन्हें याद हो जाए। उन्होंने लिख लिख कर कागज़ों का अंबार लगा दिया था। वो रातों को नींद में अपना सबक दोहराते थे, दिन को जागते जागते में अपना सबक दोहराते थे, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। वो हकीकत जिसे मैंने कभी तस्लीम नहीं किया था, मुझे फिर से इस हकीकत का सामना करना पड़ा कि मैं एक देहाती हूँ, मुझ में कुछ भी गैर मामूली नहीं। मुझे अपने देहातीपन से नफ़रत होने लगी। इस देहातीपन को मैं अपनी ज़ात और शख्सियत पर से खुरच खुरच कर उतार देना चाहता हूँ। अपने मामूलीपन को गैर मामूलीपन में बदलना चाहता हूँ। एक रट्टा मुझे भी लगाना था, जिससे स्कूल में कभी अपने सबक के रट्टे नहीं लगाने पड़े, जिसने मैथ में हमेशा 99% नंबर हासिल किए, जो मैट्रिक से ही फर इंग्लिश बोलने लगा था, जिसे मेलबोर्न यूनिवर्सिटी में आराम से दाखिला मिल गया, जिसे जॉब के लिए धक्के नहीं खाने पड़े। वो आदिल अपनी बीवी को खुश देखने के लिए 32 साल की उम्र में 6 माह का ग्रूमिंग कोर्स करने जाने वाला है। आपको ग्रूमिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अपने प्रोफेशन के लिए? नहीं, इट्स फॉर पर्सनल रीज़न। एडमिशन से पहले मुझसे छोटा सा इंटरव्यू लिया गया। और वो पर्सनल रीज़न क्या है? खुद अपने लिए या फैमिली, दोस्तों या गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए? ये जवाब देने में मुझे कुछ वक्त लगा। क्या वो चाहती हैं कि आप ऐसा करें? उन्हें आपकी पर्सनैलिटी में किस तरह की तब्दीलियाँ चाहिए? मेरा ताल्लुक देहात से है। मैं अपना देहातीपन ख़त्म करना चाहता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं इस हाई फाई सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पा रहा। मैं खुद को बहुत कमतर महसूस करता हूँ। मेरी वाइफ एक बहुत बड़े फैशन मैगज़ीन में काम करती है। वो मुझे ऐसे दबे दबे लोगों को पसंद नहीं करती। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उसके साथ पार्टीज़ में जा सकूँ, वो मुझे अपने साथ फ़ख्र से ले जा सके। शायद वो मेरी वजह से शर्मिंदा है। क्या आपको भी खुद पर शर्मिंदगी है? मुझे कितनी देर तक जवाब के लिए सोचना पड़ा। शायद हाँ, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी लुक, अच्छी जॉब है आपके पास, फिर भी। हाँ, फिर भी। मेरा इंटरव्यू लेने वाला थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। एहसास कमतरी तो शख्सियत की मौत है। इसी मौत से तो ज़िंदगी चाहता हूँ। आप अपनी वाइफ को क्यों नहीं बताना चाहते कि आप ग्रूमिंग के लिए आए हैं? मैं काफ़ी देर तक खामोश रहा और फिर मैंने सच बोलने का इरादा कर लिया। उसे मेरी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं है। शायद मेरी ग्रूमिंग हो जाए तो उसे कुछ। ये बात कहते हुए मैंने महसूस किया जैसे मैं इंटरव्यू लेने वाले से इल्तिजा कर रहा हूँ, या बुरी तरह से इल्तिजा करने ही वाला हूँ कि खुदा के लिए मुझे बदल दो, इतना बदल दो कि मिशेल का दिल भी बदल जाए। उसी वक्त मैंने उस एहसास को पा लिया जब अब्बा जी अपने उस्तादों की बाकायदा मिन्नत किया करते थे कि मुझे 10 जमातें पास करवा दे उस्ताद जी, अल्लाह का वास्ता है मुझे ऐसे पढ़ा दे कि मैं पास हो जाऊँ, मुझे फेल नहीं होना, मुझे पास करवा दे, अल्लाह का वास्ता है जी। ग्रूमिंग कोर्स के उस बैच में मैं वो वाहिद इंसान था जो अपनी बीवी को मुतासिर करने के लिए वो कोर्स कर रहा था। मुझ पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। ये तवज्जो उस इंटरव्यू का नतीजा था।
जो मेरा पहले दिन हुआ था। सीखने से कुछ भी आ जाता है और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरी शख्सियत में लम्हा ब लम्हा तब्दीली आ रही थी। मेरी ड्रेसिंग में, मेरी बोलचाल और बातचीत में। अगर कहीं मेरे ज़ाहिर में गंवारपन था भी, तो वो भी मैल की तरह उतरने लगा था। कोर्स के 5वें महीने मैंने कमोबेश उन्हीं मॉडल्स की तरह की शख्सियत अपना ली थी जो मिशेल के मैगज़ीन के कवर पर आते थे। कोर्स के शुरू में मेरी वीडियो बनाई गई थी, फिर हर हफ्ते वो वीडियो बनती थी। छठे महीने के पहले हफ्ते सारी वीडियोस एक साथ मुझे दिखाई गई और मैंने खुद को अजट गवार से मॉडर्न गाय बनते देखा। मैं हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आई थी। मैंने देहाती सीधे सादे से गैर अहम आदिल को कहीं पीछे छोड़ दिया था, बल्कि धक्के देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। अब ये नया आदिल था, मिशेल का शौहर, ग्रूम्ड, पॉलिश, हैंडसम, चार्मिंग, आउट क्लास। अगले हफ्ते तुम्हारे ऑफिस में सालाना पार्टी है ना? मिशेल ने मुझे देखा और फिर सर हिलाया। मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। मिशेल ने कोई जवाब नहीं दिया और इनकार भी नहीं किया। मैं उसके साथ पार्टी में गया। मैंने उसके गिर्द अपने बाजू भी हमायल किया। उसके साथ चलते लोगों से मिलते मैं बिल्कुल नहीं झिझका। मैंने अपने अंदर की मायूसी और अपनी शख्सियत की कम आयगी को अपने अंदर से निकाल कर फेंक दिया था। मैं खुश था, बहुत खुश था, और खुश ही रहता अगर हॉल में कपल डांस का आगाज़ न हो चुका होता। मिशेल अपने किसी कॉलीग के साथ खड़ी बातें कर रही थी। मैं दूर मेज़ पर बैठा उसे देख रहा था। एक एक करके सब डांस करने लगे। मैंने देखा कि मिशेल की तरफ उसके मर्द कॉलीग बढ़े और डांस के लिए कहा, लेकिन मिशेल ने इनकार कर दिया। उसकी कॉलीग ने मेरी तरफ इशारा किया, फिर हॉल में होने वाले डांस की तरफ। मिशेल हंस कर रह गई। मैं मिशेल की उस हंसी के मायने जानता था, वो मुझ पर हंसी थी। मैं 6 माह के ग्रूमिंग कोर्स को मुकम्मल करने के बाद वहाँ गया था और वहाँ जाकर यह एहसास हुआ था कि मैं कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। जब मेरी और मिशेल की शादी हुई थी तब भी ऐसा ही डांस हुआ था। मिशेल ने अपने पापा और अपने भांजे के साथ किया था। दुनिया दिखावे के लिए हम दोनों ने रक्स की कोशिश की थी, लेकिन वो 1 मिनट से भी कम वक्त में रोक दी गई थी। मैं उसके ब्राइडल गाउन में बुरी तरह से उलझ रहा था और कुछ ऐसा मज़हक़ा खेज लग रहा था कि शर्मिंदगी से मिशेल का चेहरा सुर्ख हो गया था। अंकल जलाल हंसते हुए मेरे पास आए और मेरा कंधा थपक कर कहने लगे, तुम्हारे बस की बात नहीं लगती, मेरी बेटी को गिरा ना देना। मैंने ज़िंदगी में कभी अकेले डांस नहीं किया था, कजा ये कपल डांस। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे आपको अपने पार्टनर का हाथ पकड़ना है और थोड़ा बहुत मूव करना है, लेकिन अगर पार्टनर मिशेल हो तो फिर उतना ही काफ़ी नहीं होता। मिशेल के साथ जो आज भी सुर्ख लिपस्टिक को पूरे एहतमाम से संभाल कर रखती है और अपने सफ़ेद गाउन में जिसकी बैक नापसंदीदगी की हद तक बैकलेस है, मैं वो किसी भी सूरत कहीं से भी पाकिस्तानी निषाद नहीं लगती। के साथ कपल डांस किए कैसे आसान हो सकता है? आसान तो ये भी नहीं था कि उसे किसी और के साथ डांस करते देखा जाए, लेकिन शायद मेरे लिए कुछ आसानियाँ ज़िंदा थी और मेरी गैरत के लिए इतना ही काफ़ी था कि वहाँ उसने किसी और का हाथ थाम कर रक्स नहीं किया था। घर वापसी पर मैं उसका हाथ भी नहीं पकड़ सका। वो इतनी तेज़ी से जाकर कार में बैठी और कार में बैठकर उसने कुछ ऐसे अंदाज में सीट की पुष्ट पर सर टिकाकर खुद को थका सा लिया कि मेरे लिए खामोश रहने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। जिस वक्त वो बेडरूम की तरफ जा रही थी और मैं काउच पर बैठा था, उस वक्त उसने हाई हील के साथ ठक ठक चलते रुक कर मुझे देखा, जैसे कहना चाहा, देखा मैंने पहले ही कहा था तुम्हें ऐसा ही क्या जो तुमसे शादी की जाए। उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी और मुझे उससे शादी करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी, मुझे भी उससे मोहब्बत करनी छोड़ देनी चाहिए थी। उसकी सूरत ज़रूरी थी और मेरी नामुमकिन। अंकल जलाल बहुत खुश रहने लगे थे। वो फूले नहीं समाते थे कि उनकी बेटी अपने घर में किस कदर खुश है। वो इलाज के लिए किसी नफसियाती डॉक्टर के पास जा रही है, ना ही उसे स्लीपिंग पिल्स खाकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की जल्दी है। वो अक्सर हमारे घर अचानक आ जाते और मुझे किचन में कुकिंग करते और मिशेल को मेज़ लगाते देखकर बहुत खुश होते। या कभी मैं टीवी देख रहा होता और मिशेल लाउंज में रखी अपनी रनिंग मशीन पर दौड़ रही होती। वो इस तरह के मनाजिर देखकर फूले नहीं समाते थे। अपने पापा को ऐसे खुश देखकर मिशेल भी फूली नहीं समाती थी। जब जब वो घर आते, मिशेल का रवैया एकदम से बदल जाता। वो मामूल से कुछ ज़्यादा मुझसे मुखातिब होने लगती, बल्कि वो बार बार मुझसे मुखातिब होती, देखिए पापा आज आदिल ने क्या बनाया। यह हर बार मुझे हैरान कर देता। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना बेहतरीन कुक साबित हो सकता है। कमाल की कुकिंग करता है ये। पापा हंस देते, अच्छा शौहर साबित हो गया तो कुक क्यों नहीं? कैसे अच्छा शौहर हुआ ये? मैं इसे शॉपिंग पर नहीं ले जा सकती, ये बोर होता है। हाँ हाँ, हर मर्द बोर होता है। हाय डियर, माय डियर। सिर्फ यही नहीं, मिशेल को वाकई अपने पापा से बहुत प्यार था, क्योंकि उनके आने पर वो इतनी मुकम्मल अदाकारी करती थी कि मुझे शक होने लगता कि वो अदाकारी नहीं कर रही, बल्कि हमारा ताल्लुक़ है ही ऐसा। काश वो अदाकारी ना किया करती, काश उसे दिखावे की ज़रूरत ना होती, और काश वो इतनी फर्माबरदार ना होती कि उसे मुझे बर्दाश्त करना पड़ता। वो उनसे इतनी मोहब्बत ना करती कि उसे मेरे साथ बीवी बनकर रहना पड़ता। हम दोनों में जैसे कोई अनदेखा मुआहिदा तय था। वो जानती थी कि मैं खुद से अंकल से कुछ नहीं कहूँगा, और ये भी कि जिस वक्त वो अंकल के सामने अदाकारी करेगी मैं भी उसका साथ दूँगा। मुझे तो उसका साथ हमेशा देना था। उसकी नापसंदीदगी के बदले मैं भी पसंदीदगी ही देनी थी। उसे मेरे हाथ के पके खाने पसंद हैं।
उसे अब मेरी ड्रेसिंग पर कोई एतराज़ नहीं होता और एक दिन हो सकता है ऐसा भी हो कि मेरी शख्सियत पर उठने वाले सब एतराज़ात ख़त्म हो जाएं। मैं ख़ुद को इतना बदल दूं कि मिशेल का दिल भी बदल जाए। फिर मुझे ख़ुद को पूरा बदल देने में वक्त नहीं लेना चाहिए। उसकी सालगिरह आने वाली है और मैं एक बड़ी पार्टी का अरेंज करना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं उसके साथ रक़्स करूँ। इसलिए मुझे 2 कदम नहीं 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए और रक़्स सीख लेना चाहिए। जिस वक्त मैं डांस अकेडमी गया उस वक्त मैं नर्वस भी था और शर्मिंदा सा भी। मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये सब करना होगा। ना मुझे इन चीज़ों का शौक़ था, ना कभी ज़रूरत रही थी। मुझे लगता था कि ये सब सिर्फ़ फ़िल्मों में होता है। जैसे चाँद आसमान पर है और वो ज़मीन पर नहीं आ सकता, ऐसे ही फ़िल्मों की चीज़ें हकीकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हें कपल डांस आता है? मिशेल के साथ पहली बार पार्टी पर जाने के बाद मैंने अगले दिन अपने कुलीग से पूछा, वो किसे नहीं आता होगा। मुझे तो टेंगो भी आता है। मुझे हैरत हुई, क्या सबको ही डांस वांस करना आता है? उसने कंधे उचकाए। शायद। वैसे मेरी बीवी कमाल की डांसर है, क्या खूब रक्स करती है। और तुम? मैं उसके मुकाबले में फोड़ हूँ, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ। कैसे मैनेज करते हो? उसने कहका लगाया। जैसे मुझ जैसे फोड़ शौहर कर लेते हैं। मैं उसे मजबूर कर देता हूँ कि वो मेरी आंखों में देखे, ना कि मेरे रक्स को। मिशेल की आंखों में देखना ऐसे ही था जैसे कोई जुर्म करना। क्या तुम मुझे कपल डांस सिखा दोगे? बेहतर है कि तुम किसी इंस्ट्रक्टर से सीख लो। बल्कि अगर तुम छोटे मोटे डांसर बनना चाहते हो तो डांस अकेडमी ज्वाइन कर लो। मैं हंस दिया। वहाँ अब्बा जी ज़मीनों और फसलों में उलझे हैं। अम्मा जी सारा की शादी के लिए जहेज़ बना रही है। सारा अपना स्कूल चला रही है और यहाँ मैं रक़्स सीखने का सोच रहा हूँ, इसलिए कि मैं मिशेल को मुतासिर कर सकूँ, या इसलिए कि एक बार ही सही मैं उसके साथ डांस कर सकूँ, या सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अगर हासिल हो सके तो ऐसी मोहब्बत को हासिल कर सकूँ। जिन दिनों मैं ग्रूमिंग कोर्स कर रहा था, मैंने अक्सर नोट किया था कि वो तिरछी नज़रों से मुझे देख लिया करती है। शायद वो देख रही थी कि मैं बदल रहा हूँ। वो नोट कर रही थी कि मेरा वार्डरोब में तब्दीली आ रही है। मेरे बालों का हेयर स्टाइल बदल गया। मैं ब्रांडेड शॉपिंग करने लगा, बल्कि फ़जूल खर्च लड़कियों की तरह। मेरे पास भी अब जूतों, कपड़ों, परफ्यूम्स और घड़ियों का ढेर लगने लगा। पहले ऐसा नहीं था। देहात में रहने वाले एक देहाती की तरह मेरे लिए चंद ड्रेसेस भी काफ़ी थे। अपनी पूरी यूनिवर्सिटी पीरियड में मैंने चंद बार शॉपिंग की, वो भी सिर्फ मौसम की तब्दीली पर। मैंने कभी दूसरे लोगों के कपड़ों पर गौर नहीं किया। मुझे लगता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने क्या पहना हुआ है और उसे कितनी बार पहना है। अगर हमारा पहनावा साफ़ सुथरा है तो वो बार बार पहना जा सकता है। अब ये बात मुझे बेचैन रखती है कि मैं बेकार चीज़ों पर लाखों रुपए लगा रहा हूँ। मेरा गाँव, जहाँ हर घर में बिजली तो है लेकिन हर कमरे में बल्ब और पंखा नहीं, जहाँ पानी के लिए हाथ वाले नलके हैं, जहाँ आज भी बहुत से घरों में इतनी गुर्बत है कि लालटेन की रोशनी में औरतों को रात रात भर कढ़ाई सिलाई करके अपना पेट भरना पड़ता है। कितने ही बच्चों को मीलों दूर चलकर कॉलेज जाना पड़ता है। कैसे पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने के बाद मेरा ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में हज़ारों डॉलर्स कपड़ों पर लगा देना पागलपन था। मैंने ये पागलपन सिर्फ मिशेल के लिए किया। अगर पैसे से मोहब्बत ख़रीदी जा सकती है तो मैं ये मोहब्बत ख़रीद रहा था। अगर मोहब्बत किसी बाज़ार में बिकती है तो मैं इस बाज़ार में ख़ुद को नीलाम करके इसे पा लेने के लिए तैयार था। जो सोचने में मज़हक़ा ख़ेज़ लगता है वो हकीकत में उतना ही हकीकी लगता है। मैं हकीकत में डांस अकेडमी मौजूद था, लेकिन क्योंकि चंद हफ्ते पहले अपने मामा पापा की मैरिज एनिवर्सरी पर भी मिशेल ने अपने भांजे और पापा के साथ डांस किया था। डांस करते वो बहुत खुश थी, हंस रही थी, कहके लगा रही थी। शायद यही ज़िंदगी का गैर मामूलीपन था। शायद रक्स उसे खुश रखता था। अंकल जलाल ने मेरी तरफ इशारा किया और डांस के लिए कहा तो मिशेल ने हंसकर कह दिया, आप चाहते हैं मैं भरी महफिल में शर्मिंदा हो जाऊं? मुस्कुराकर कहते उसने अपने लहजे की तलखी छुपाई। मिशेल ने ग्रे कलर की साड़ी पहनी थी और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ग्रुप फ़ोटो के दौरान जब मैं उसके साथ खड़ा हुआ तो बेख्तियार उसके कमर में अपना बाजू हमायल कर दिया। उसने खाइफ नज़रों से मुझे देखा लेकिन खामोश रही। मेरे साथ खड़ी भी वो कितनी दूर थी। कुछ रिश्ते ताल्लुक़ में बंध कर भी बेताल्लुक़ ही रहते हैं। आज से पहले मुझे मालूम नहीं था कि जितना फासला एक मियाँ बीवी के दरमियान आ सकता है वो दुनिया के किसी और रिश्ते में नहीं आ सकता। दुनिया का हर रिश्ता कभी न कभी, कहीं न कहीं दरिया और समंदर की तरह एक मकाम पर एक हो ही जाता है, लेकिन मुझ जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में किस्मत से ही दरिया से समंदर होता लिखा है। जिस वक्त इंस्ट्रक्टर मुझे कपल डांस के बुनियादी असूल सिखा रहा था उस वक्त मैंने अपनी शनाख्त खुद से ही छुपा ली थी। मैंने ये भूलने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक बचकाना मजाक है जो मैं खुद अपने साथ कर रहा हूँ। एक लड़की जो अब मेरी बीवी है के लिए मैं अपने ऑफिस से यहाँ डांस सीखने के लिए आ रहा हूँ, ये मालूम करने कि अपने पार्टनर की कमर में कैसे हाथ कैसे रखना है, अपने पैरों को कैसे हरकत देनी है और कैसे कपल केमिस्ट्री बनानी है।
लोग कहते हैं कि खून का असर होता है, ठीक कहते हैं, मैं तो कहता हूँ माजी का भी असर होता है। जो तकलीफ़ें और रोग पिछलों ने भुगते हैं वो अगलों को भी भुगतने ही होते हैं। क्या वाकई इतनी ही शिद्दत थी मेरे बाप की मोहब्बत में कि वो शिद्दत इतना लंबा सफ़र तय करती मुझ में आ गई? क्या ये जो मोहब्बत है ये ऐसी ही अंधी है कि सब कुछ गर्द आलूद आंधी है कि सब कुछ गर्द आलूद कर देती है, आंखें धुंधलाती, सांसें उखाड़ती। जिस दिन मिशेल की सालगिरह थी उस दिन अंकल ने उसे अपने साथ मसरूफ़ रखा और फिर रात 12 बजे जब वो दोनों घर आए तो मिशेल के लिए सरप्राइज़ तैयार था, उसकी बर्थडे पार्टी। 12:01 पर उसके सब दोस्तों और मैंने उसे एक साथ विश किया। मिशेल ने केक काटा, हमने खाना खाया और फिर म्यूज़िक लगाकर मैंने मिशेल का हाथ थाम लिया। मैंने उसके साथ डांस किया और कामयाबी से किया। वो रात मेरी थी जो मिशेल के नाम थी। लेकिन सबके जाने के बहुत देर बाद तक मिशेल काउच पर खामोश बैठी रही। मैं चीज़ें समेट रहा था। मेज़ पर मिशेल के गिफ्ट्स का ढेर रखा था। मैंने उसे नेकलेस गिफ्ट किया था। मिशेल ने फ़िलहाल कोई भी गिफ्ट नहीं खोला था। कम से कम मेरा गिफ्ट तो देख लो। मैं अपना गिफ्ट लेकर उसके पास आया। उसने हाथ बढ़ाकर गिफ्ट पकड़कर साइड टेबल पर रख दिया। ये सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी किसने अरेंज की थी? मैंने खुश होकर बताया। दोबारा ना करना। उसने अपने लहजे की सख्ती को छुपाने की कोशिश नहीं की। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैंने बस इतना कहा है कि दोबारा ऐसी कोई पार्टी अरेंज ना करना। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? उसने दोबारा उसी सख्त अंदाज से कहा तो मेरी सारी खुशी काफूर हो गई जो उसके साथ रक्स करने और पार्टी में चांद तारा बने रहने से हासिल हुई थी। तुम्हें बुरा लगा कि ये सब मैंने किया? मुझे मज़ीद कोई कमेंट नहीं करना। उठकर जाने लगी। मुझे कमेंट सुनना है। पहली बार मैंने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया और उसे रोक लिया। वो हैरत से मुझे देखने लगी। ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? क्या तुमने अपना तरीका देखा मुझसे बात करने का? मुझे ज़हर लगता है जब तुम हर वक्त मुझे मुतासिर करने की कोशिश करते रहते हो। तुम किसी जोकर से कम नहीं लगते जो हर बार नया तमाशा करता है। तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे इन खेलों से। मैं सन्नाटे में आ गया। मुझे तवक्को नहीं थी कि वो मेरे बारे में इतनी सख्त बात कहेगी। 7 माह की मंगनी और 18 महीनों की शादीशुदा ज़िंदगी के बाद वो मुझे जोकर कहेगी। पेंडू के बाद मेरे दर्जे में फ़र्क तो आया। मैंने उसका बाजू छोड़ दिया और काउच पर गिर सा गया। अगर मुझे इतना ही नापसंद करती मिशेल तो तुम मेरे साथ रह क्यों रही हो? बेडरूम की तरफ तेज़ी से जाते उसने रुककर मुझे देखा लेकिन जवाब फिर भी नहीं दिया और जाने लगी। मुझे जवाब चाहिए मिशेल। मुझे चिल्लाना पड़ा। तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह मेरे साथ रहो और बस। तुम कैसे नॉर्मल होना चाहती हो कहती हो? मैं उठकर उसके पास आया, जाकर उसके आन सामने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मिशेल, आओ नाश्ता करो। गुड बाय मिशेल, गुड इवनिंग मिशेल। ऑफिस में दिन कैसा रहा तुम्हारा? आ जाओ मिशेल, ज़बरदस्त मूवी लगी है, मिलकर देखते हैं। चलो ठीक है, सो जाओ मिशेल। हम डिनर करने बाहर चलें? ठीक है, नेक्स्ट संडे सही। तुम रेस्ट करो मिशेल। कहीं घूमने चले? ठीक है, फिर कभी सही। ये है हम दोनों की नॉर्मल लाइफ। तो और तुम्हें क्या चाहिए? वो चिल्लाई। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मोहब्बत चाहता हूँ तुमसे मिशेल, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी ही सही। मोहब्बत दे दो मुझे। सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। इतनी जल्दी बेदम ना करो मुझे। सहारे के लिए थोड़ी सी मोहब्बत दे दो। उसकी सुर्ख लिपस्टिक और गहरी मेकअप ज़दा आंखों की सख्ती में कोई फ़र्क नहीं आया। मैंने शादी पापा की वजह से की थी। मैंने मोहब्बत की वजह से। वजह तो मेरे पास भी मोहब्बत ही है। पापा से मोहब्बत? किस चीज़ की कमी है मुझ में मिशेल? बताओ मुझे। मैं खुद को बदल लूँगा। जैसे कहोगी वैसा ही हो जाऊँगा। किस चीज़ की कमी है मुझ में जो मुझे तुम मिले हो? मिशेल के लहजे में नोकीली चट्टानें सिमट आई। 18 महीनों बाद भी वो वही कह रही थी जो उसने मंगनी से पहले कहा था। उसके रवैये में, अंदाज में, अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। मुझ में जो कमियां थी वो कमियां ही रही। ज़्यादती हुई तो सिर्फ एक मोहब्बत की, लेकिन सिर्फ एक मोहब्बत अकेली पसंद नहीं की जा सकती। तन्हा मोहब्बत के बस में सब कुछ नहीं, उसके साथ और भी बहुत कुछ नथी करना पड़ता है। उसकी आरइश करनी पड़ती है, उसकी कीमत बढ़ानी पड़ती है, फिर ये कारीगर होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझ में क्या कमी है। मैं अच्छा फजीता बनाता नहीं हूँ मिशेल। मैं अच्छा फजीता पकाना सीख गया हूँ। एक शॉर्ट कुकिंग कोर्स किया है मैंने, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने हज़ारों बार खुद को आईने में देखा, खुद पर बेजा तनकीद की। तुम्हारे लिए ही मैंने तो खुद को भी कभी पसंद नहीं किया। नफ़रत है मुझे खुद से जिसे तुम पसंद नहीं कर सकती। मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारे लेवल पर आ सकूं, ग्रूमिंग की, रक्स भी सीखा। इस घर का जो इंटीरियर तुमने करवाया था, इस पैसे की अदायगी के लिए मैंने गांव में मौजूद अपनी कुछ प्यारी चीज़ें बेच दी थी। नहर के किनारे की वो ज़मीन जिसके दरख्तों के साए में बैठकर मैं पढ़ा करता था, शहर का वो छोटा सा घर जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ रहा करता था। जब तुम मुझे प्यारी हो गई तो मैंने अपनी ज़िंदगी में मौजूद बाकी प्यारी चीज़ों की अहमियत को गैर अहम कर दिया। कुछ को बेच दिया, कुछ को निकाल दिया। मुझे पसंद था सादा रहना, पेंडू बनकर रहना, कभी कभी सर में तेल लगाकर घूमना, लेकिन अपनी बीवी के लिए जो एक बहुत बड़े फैशन मैगजीन में काम करती है
मैंने बालों में वही सब लगाया जो उसके मैगज़ीन के मेल मॉडल्स लगाते, वही कपड़े पहने जो उसके मॉडल्स पहनते, वैसा ही दिखना चाहा जैसे वो दिखते हैं। मैंने अपनी पसंद के रंगों को तुम्हारी पसंद के रंगों से बदल दिया। मैंने तो खुद को ही सर से पाँव तक बदल दिया। मैंने खुद को आदिल रहने ही नहीं दिया। गांव में मेरी बहन गांव के बच्चों के लिए स्कूल बना चुकी है। वो वहाँ उन्हें मुफ्त तालीम दे रही है। अपने स्कूल के लिए वो एक एक पैसा बचाती है, और मैंने तुम्हारे लिए अपनी ज़ात पर एक एक रुपया लगा दिया। मैंने खुद को बदल लिया कि शायद तुम बदल जाओ। मेरा बाप एक अमीर आदमी है, लेकिन आज भी वो अपने सारे पैसे अपनी कमीज़ के नीचे पहने शलवार में रखता है। मेरी माँ ने कभी इस पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने अपने हर ड्रेस के लिए महंगे और ब्रांडेड वॉलेट खरीदे। अगर मोहब्बत पैसे से ख़रीदी जा सकती है तो मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इसे ख़रीदने में लगा दी। दौलत का क्या है, आ जाएगी। अगर चली भी गई तो भी क्या, लेकिन मोहब्बत कहाँ से आएगी? चली गई तो लौटेगी कैसे, मिलेगी कैसे? मैंने अपने इंस्ट्रक्टर से कहा कि मैं अपनी बीवी के लिए रक़्स सीख रहा हूँ। उसने कहा कि मेरी बीवी दुनिया की खुशकिस्मत औरतों में से एक है, और मेरी बीवी कहती है कि वो बदकिस्मत है जो उसे मैं मिला। बदकिस्मत तो मैं हूँ मिशेल, कि मुझे तुम्हारी तवज्जो नहीं मिली। गांव का रहने वाला आम इंसान, एक देहाती तुम्हारी मुस्कुराहट के इंतज़ार में अपनी सारी मुस्कुराहटें गंवा बैठा है। तुम ठीक कह रही हो कि तुम में क्या कमी थी कि मैं तुम्हें मिला। वाकई मैं तुम्हारी किस्मत ख़राब थी जो तुम्हें अंकल के प्रेशर की वजह से मुझसे शादी करनी पड़ी। तुम्हें एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए थी जिसे तुम अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए ले जा सकती, जिसे तुम खुद कहती कि वो तुम्हें डिनर पर ले जाए, जो तुम्हारे दोस्तों के ग्रुप को महसूस कर सकता, और जिसके दिए गिफ्ट को हासिल करके तुम खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपने लिए ये इंसान ढूंढ लो। मैं अपने मुल्क वापस लौट जाऊँगा। अब मुझे मालूम हुआ है कि मैं किस कदर बेवकूफ़ रहा हूँ। मेरा ख्याल था कि दो लोग मियाँ बीवी बनकर साथ रहते हैं, एक ताल्लुक़ में बनते हैं तो वो खुद भी एक हो ही जाते हैं, लेकिन एक तो दो लोग होते हैं, मिशेल और आदिल नहीं। अब्बा जी कहते हैं कि कोई चीज़ पालो तो महसूल की अदायगी उसकी कदर से करो। तुम्हें पा लिया था तो महसूल में अपनी सारी चाहत दे रहा था, लेकिन मुझ जैसे इंसान की चाहत की इतनी ही हैसियत है जितनी मतरूक ज़ंग आलूद सिक्कों की, जो राह की कीमत की अदायगी में भी नहीं दिए जा सकते। उसने ठीक कहा है कि मोहब्बत जैसे भी हो उसे हासिल कर लेना चाहिए, कुछ लेकर, कुछ देकर, कुछ खोकर, कुछ पाकर। मैंने पापा की मोहब्बत के लिए भारी कीमत दी है, खुद को देकर, खुद को मार कर। शायद ये मेरा ही कसूर रहा है कि मैंने पापा से इस कदर ज़्यादा मोहब्बत की है। यही कसूर पापा का भी है कि उन्होंने अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत की है। पता नहीं उन्हें आदिल में ऐसा क्या पसंद आ गया था कि उन्हें लगता था कि एक सिर्फ आदिल ही मेरा शौहर बन सकता है, इसके अलावा मुझे कोई खुश नहीं रख सकेगा। वो बार बार यही कहते थे कि इंसान अच्छाई और बुराई का मीज़ान है, और आदिल की अच्छाइयों का मीज़ान झुका हुआ है। कितने ही दिन वो मुझे आदिल के बारे में गाहे बगाहे बताते रहे, पहले एक जूनियर की हैसियत से, फिर एक दोस्त की हैसियत से। उनका कहना था कि वो उसे हर तरह से देख भाल चुके हैं, और अब ये मुमकिन है कि उनका तजुर्बा और मुशाहिदा उन्हें धोखा दे दे। पार्टी में मुझे उससे मिलवाने के बाद उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा कि वो मेरे लिए आदिल का इंतखाब कर चुके हैं। फिर वो उसके हक़ में दलाइल देने लगे जिन्हें मैं तहम्मुल से सुनती रही, और इसी तहम्मुल से उन्हें इनकार करती रही। आदिल में ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से उससे शादी की जाती। फिर भी हमारे दरमियान हर दूसरे दिन आदिल डिस्कस होता। पापा मेरे किसी भी इनकार को अहमियत ही नहीं दे रहे थे। मजबूरन मुझे आदिल से कहकर इनकार करवाना पड़ा। तुम्हें आदिल से इनकार नहीं करवाना चाहिए था। पापा बहुत नाराज़ थे। आपने मुझे किसी और लायक छोड़ा ही नहीं था। जिस स्केल पर तुम आदिल को रख कर जांच रही हो वो मशीनों के लिए तो कार आमद है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। इसके बाद वो कितने ही दिन मुझसे खफा रहे। मैं जानती थी वो ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। मेरी मोहब्बत में मेरी बहनों के अंजाम और पुप्पो की हालत ने उन्हें मेरे लिए खौफज़दा कर दिया था। वो मेरे लिए इतने हसास हो चुके थे कि अक्सर वो चुप कर मेरी निगरानी किया करते थे कि कहीं मैं किसी गलत इंसान से करीब तो नहीं हो रही। उनकी इसी हसासियत की वजह से मैं कभी खुलकर किसी पर एतमाद नहीं कर सकी। दुनिया का हर मर्द उनके नज़दीक एक बुरा मर्द था, क्योंकि वो एक बुरा शौहर बनने वाला था। उन्हें वो दिन भूलते ही नहीं थे जिन दिनों को कोमल का इलाज हो रहा था। उसका शौहर, पहला शौहर, उस पर तशद्दुद करता रहा था। उनकी पढ़ी लिखी खूबसूरत बेटियों को पढ़े लिखे खूबसूरत शौहर तो मिले, लेकिन खूबसूरत इंसान नहीं। यही वो वक्त था जब उनके नज़रियात बदल गए। वो बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगे। घर में होने वाली आए दिन की तकरीबात ख़त्म कर दी गई।
घर में उनके दोस्तों की आमद भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। उनकी खुश अखलाक़ी और खुश अतवारी जो उनकी शख्सियत का हिस्सा थी वो सख्ती और लातलकी में ढल गई। वो अपने आप को महदूद करते चले गए। मैं पापा की इस हालत को समझती थी। मैं देख रही थी कि वो बदल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभी उन्हें लगता कि ये उनकी अपनी गलती थी जो उन्होंने अपनी बेटियों को की पसंद को इतनी अहमियत दी। उन्होंने कोमल और फरवा को हर तरह की आज़ादी तो दी, लेकिन उन्हें इंसानों को परखने की सलाहियत नहीं दी, या कम से कम वो खुद ही मोहतात हो जाते। उन्हें आज भी ये लगता है कि फरवा ने खुदकुशी उन्हीं की वजह से की। जिस वक्त मैंने फराज के प्रपोज़ल के बारे में पापा को बताया, उस वक्त उनके रद्द अमल ने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। मेरा दिल उसकी तरफ मायल नहीं। ये क्या लॉजिक हुई? मेरा दिल बहुत कमज़ोर हो गया मिशेल, तेज़ हवा से भी लर्जने लगता है। बस फराज मुझे पसंद नहीं, तुम उससे इनकार कर दो। मैं उसे हाँ कह चुकी हूँ। मैं उसे पसंद करती हूँ पापा। एक लड़का कोमल ने भी पसंद किया था और फरवा ने भी। ज़रूरी नहीं कि जो आज तुम्हें पसंद करता है वो हमेशा पसंद करेगा। क्या तुमने अपनी बहनों की ज़िंदगियों से कोई सबक नहीं सीखा? उन दोनों की ज़िंदगियों ने आपको बहुत वहमी बना दिया है। वहमी नहीं, मोहतात हो गया हूँ। दोबारा अपना दिल छलनी करवा चुका हूँ 2 बार। अब तो जान से ही जाऊँगा। आपको फराज के लिए मस्बत अंदाज में सोचना ही होगा। इसे मेरा आखिरी फ़ैसला समझ ले। फराज मेरा क्लास फेलो भी था और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी। मेरी और फराज की मंगनी 11 माह रही और फिर शादी की तैयारियां होने लगी। इस दौरान उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड सामने आ गई। फराज मुझे उस एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बता चुका था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि उस एक्स के साथ उसने मंगनी भी की थी और नौबत शादी तक भी आ चुकी थी। एक्स गर्लफ्रेंड में और तकरीबन वाइफ हो जाने में फ़र्क होता है। मैंने फराज से कहा, एक्स एक्स ही होता है मिशेल, वो तकरीबन हो या मुकम्मल। हम दोनों के दरमियान ये बात कुछ इस अंदाज से शुरू हुई और इतनी बढ़ गई कि फराज ने खुद ब्रेकअप कर लिया। 11 माह रहने वाली मंगनी और 3 साल चलने वाली दोस्ती सिर्फ एक बहस की नज़र हो गई। उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में मेरे सवालों के जवाब देना पसंद नहीं आया। वो बार बार मुझे ये जताता रहा कि वो मुझे अपने हर एक्शन के लिए जवाब देने है। जब तक वो मेरा दोस्त था उसे मेरा हर एक्शन, हर रिएक्शन पसंद था। जैसे ही हमारा रिश्ता बदलने लगा वो भी बदल गया। आखिरी बात जो उसने की थी वो ये थी, शादी से पहले हमारे दरमियान बहस का ये हाल तो शादी के बाद क्या होगा? मुझे सोचने के लिए वक्त दो। उसने वक्त दिया और फिर मंगनी तोड़ दी। पापा ने कहा था फराज अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अमीर है, लेकिन वो भी उन 90% लोगों में से है जो शादी से पहले ही अच्छे होते हैं। फिर वो शौहर तो रहते हैं लेकिन अच्छे नहीं, छोटे तो होते हैं लेकिन सच झूठे तो होते हैं लेकिन सच्चे नहीं। फराज से मुतल्लिक़ ख़यालात में बिलाशुबा पापा जीत गए थे। मैं इस मामले में हार गई थी। फिर भी मैं आदिल के साथ किसी भी तरह के ताल्लुक़ के लिए तैयार नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को ये इजाज़त दी है कि वो मेरे करीब आएँ, ख़ास तौर पर मर्दों को। मेरे चंद दोस्तों और फराज के अलावा मैंने कभी किसी को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दी। शायद कहीं ना कहीं मेरे ज़हन में भी वही सब था जो पापा के ज़हन में था। मैं भी अजनबी और नए लोगों से ऐसे ही खाइफ रहती थी जैसे पापा रहते थे। फरवा की खुदकुशी ने हम सबको झंझोड़ कर रख दिया था। महीनों हमारे घर से सोग नहीं निकला था। सालों पापा ने गहरी नींद सोकर नहीं देखा था। इस सब की वजह फरवा का शौहर था। पापा चाहते थे कि मेरा शौहर फरवा के शौहर जैसा ना हो। पापा का जो भी कहना था, इस सब के बावजूद मैं आदिल के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा नहीं कर सकी। वो मुझे अच्छा लगता था, इससे मोहब्बत तो दूर की बात थी, अच्छा नहीं लगता था। शादी उससे भी ज़्यादा दूर की बात थी। इसमें कोई एक भी खूबी ऐसी नहीं थी जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करती। वो पढ़ा लिखा था तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं। उसके पास अच्छी जॉब या अच्छा मुस्तकबिल था तो दुनिया में करोड़ों लोगों के पास आदिल से कहीं ज़्यादा कामयाब हाल और रोशन मुस्तकबिल था। फिर आदिल ही क्यों? और आदिल ही क्यों कि पापा ने उसके जाने की इतनी टेंशन ली कि अपनी जान ही ले ली। उन्होंने ऑफिस से मुझे पिक किया और घर लाए। आदिल पाकिस्तान जा रहा है। सो व्हाट पापा, मैं ये मौजू बंद कर चुकी हूँ, मज़ीद इस पर बात नहीं करूँगी। उसकी फैमिली ने उसे शादी के लिए बुलाया होगा मिशेल, ये उसका ज़ाती मामला है। मिशेल ये गलती ना करो, मैं कहाँ तुम्हारे लिए उस जैसा एक और ढूंढता रहूँगा। मुझे उस जैसा चाहिए भी नहीं। आप समझ क्यों नहीं रहे? तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझ पर एतमाद नहीं है तुम्हें? आप पर एतमाद है लेकिन आपकी पसंद मेरी पसंद नहीं बन सकती। मेरी शादी का ख्याल ही आप अपने दिल से निकाल दें, वरना कम से कम आदिल से शादी का। पापा मेरा इनकार कभी हाँ में नहीं बदलेगा। इस शख्स को देखते ही मुझे घबराहट होती है। कितनी दबी दबी शख्सियत है उसकी। इसमें इतनी काबिलियत तो होगी कि वो मेहनत करके दुनिया के किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, लेकिन उसमें इतनी सलाहियत नहीं हो सकती कि वो मेरा लाइफ पार्टनर बने। लाइफ पार्टनर में काबिलियत या सलाहियत नहीं देखते मिशेल, इंसानियत देखते हैं। फिर आप मेरे लिए इंसानियत की खिदमत करने वाला कोई इंसान ढूंढ लेते ना। तल्खी से कहकर मैं कमरे में आ गई और फिर आधी रात को मुझे और मामा पापा को इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। फरवा के मरने पर उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। आदिल से शादी पर इनकार पर उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। इतना ही ख़ास था वो उनके लिए। जो मेरे लिए एक मामूली सा इंसान था वो पापा के लिए इतना गैर मामूली क्यों था? क्या सिर्फ
इसलिए कि एक शौहर होने की हैसियत से वो मुझे कभी तंग करने की जुर्रत नहीं करेगा। क्या पापा ने आदिल का इंतखाब उसकी बुज़दिली की बिना पर किया था? मुझे आदिल से मंगनी करनी पड़ी। ये थी वो कीमत जो अपने बाप की मोहब्बत के लिए मैंने अदा की। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसके साथ मैं अपनी और उसकी शादी में क्या डिस्कस करूं। ऐसे लगता था ये हमारी नहीं, दो अलग अलग लोगों की शादी है। एक बार वो मुझे डिनर पर लेकर गया था, इतना ओवर ड्रेस होकर कि उसे देखते ही मैं कुफ़्फ़त का शिकार हो गई। मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ता था, मुझे उसे इग्नोर करना पड़ता था। उसके साथ मौजूद होना मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होता था। उसने मुझे वो अंगूठी दी थी, वो मेरी पसंद के मुताबिक थी, वैसी ही जैसी मैं अपनी मंगनी पर लेना चाहती थी। लेकिन एक सिर्फ उस अंगूठी का उसके हाथ से दिया जाना था कि वो अंगूठी मुझे बुरी लगने लगी। मेरे दोस्तों का कहना था कि वो एक सादा लेकिन सोबर इंसान है। शायद ऐसा ही था, फिर भी वो मुझे पसंद नहीं था। वो मुझे पसंद नहीं आ सकता था। शायद मैं उससे नफ़रत करती थी, इसलिए कि उसने पापा को बुरी तरह से अपने जाल में फांस लिया। मैं जानती हूँ कि ये सोच गलत है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगा। उसने पापा को अपनी खूबियों का इतना गर्विदा कर लिया कि वो उसके सिवा सबको नापसंद करने लगे। मेरे लिए शादी इतनी ज़रूरी नहीं थी, या फिर मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं थी। मैं ज़िंदगी में कभी भी शादी कर सकती थी, या फिर कभी ना भी करती तो भी मेरी अपनी लाइफ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी तो फिर एक जुआ है जिसमें जीत जितनी गैर यकीनी है, हार उतनी ही यकीनी। पता नहीं डैडी क्यों चाहते थे कि ये जुआ वो हर सूरत जीते और मुझे भी जितवाएं। वो बार बार मुझे एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे शौहर की खूबियों के बारे में बताते थे। ये वो मौजू था जो मुझे सख्त नापसंद था, और पापा को उतना ही पसंद था। शायद वो समझते थे कि उनके इस तरह बात करने से मैं अपना जहन बदल दूँगी, और मैंने जहन बदल लिया। उनके बात करने से तो नहीं, लेकिन उनके हार्ट अटैक से। ऐसी शादी जो आदिल जैसे इंसान के साथ हो रही थी, उसमें मेरी दिलचस्पी क्या हो सकती थी? मैंने जितनी भी दिलचस्पी दिखाई वो पापा के लिए दिखाई। शादी से कुछ दिन पहले आदिल ने घर का इंटीरियर जो मैंने करवाया था उसकी पूरी पेमेंट मुझे दे दी। उसने चेक मेरे आगे किया। तुमने हमारा घर बहुत अच्छा सजाया मिशेल, ये खूबसूरत है तुम्हारी तरह। वो मुझसे डरता था, मैं जानती थी। इसी डर की वजह से वो मेरी तारीफ़ नहीं कर सकता था, और जब कर देता था तो साफ नज़र आता था कि उसने बहुत जुर्रत से काम लिया। मुझे ना उसका डर पसंद था, ना जुर्रत। अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी ऐसी लड़की से शादी ना करती जिससे बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़े। वो 10 नहीं 20 बार सोचता होगा, क्योंकि वो मुझे नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मुझे कोई बात बुरी लगे या मुझे कोई बात हर्ट करे। इस इम्कान को मैंने बहुत बाद में सोचा जब वो चला गया। मुझे अक्सर ये लगता था कि वो मुझे अपने पैसों से मुतासिर करने की कोशिश करता है। उसने शादी के लिए मुझे जो गिफ्ट्स दिए वो मुझे मुतासिर करने की इब्तदाई कोशिशों में से एक थे। कोई ऐसे किसी भी इंसान को कैसे पसंद कर सकता है जो हर वक्त दूसरों को मुतासिर करने में हलकान रहता है? मैं उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती हूँ, मैं जानती हूँ। मैं उसे एक नॉर्मल हद तक पसंद नहीं कर सकती, ये भी मैं जानती हूँ। फिर इस सूरत में हमारा ताल्लुक़ किसी एग्रीमेंट से ज़्यादा क्या हैसियत रख सकता है? जैसे कि अक्सर हमें बहुत सारी ऐसी मॉडल्स के साथ काम करना पड़ता है जिन्हें हम ज़ाती तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि हमें उनकी ज़रूरत होती है इसलिए हम उनसे एग्रीमेंट भी करते हैं और उन्हें बर्दाश्त भी। एक बार पापा घर आए, जैसा कि वो जानबूझकर अचानक मेरे घर आते रहते थे, कि देखें हम दोनों किसी बात पर झगड़ तो नहीं रहे, या सब कुछ चल रहा है, ठीक चल रहा है ना। मैं जो आंखों पर हाथ रख के काउच पर ऊँघ रही थी, मेरे पास बैठ गए। थक गई हो मिशेल? ओह पापा, आप कब आए? मैं तो तुम्हारी किचन से भी हो आया हूँ। बहुत मज़े का खाना बनाया आज आदिल ने। आपने खा भी लिया? हाँ हाँ, थोड़ा सा। आदिल कहाँ है? और ये वो सवाल था जिसका जवाब मैं नहीं जानती थी। जब मैं घर आती थी तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं होती थी कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अक्सर वो मुझसे पहले घर में मौजूद होता था। घर में दाखिल होते वो नज़र आ जाता था, या अगर मैं आदिल की तरफ से बात करूं तो ऐसे होता था कि वो घर पर मेरा इंतज़ार कर रहा होता था। पापा ने उसके बारे में पूछा तो मुझे समझ नहीं आई क्या कहूँ। यहीं कहीं होगा। यहीं कहीं कहाँ? पापा नाराज़ से हो गए। लॉन में होगा पापा, अभी देखती हूँ। आध घंटा पहले मैंने तुम्हें ऑफिस से आते देखा है। 30 मिनट से तुम्हें मालूम ही नहीं कि आदिल कहाँ है। वो मैं आते ही काउच पर लेट गई थी, बस नींद आ गई। पापा उठे और आदिल को आवाज़ें देने लगे। फिर वो उसे फ़ोन करने लगे। ऑफिस में है वो, आज देर से आएगा। फिर खाना किसने बनाया? मैं हैरान हुई। वो कह रहा है कि वो 1 घंटा पहले घर आया था, यानी वो आया था तुम्हारे लिए खाना बनाने, कि तुम्हें आते ही भूख लगती है और तुम्हें ये तक मालूम नहीं कि वो कहाँ है। पापा खफा होकर घर वापस जाने लगे। मेरे साथ खाना खा ले पापा, मम्मी को भी यहीं बुला लेते हैं। तुम अपने शौहर का खाने पर इंतज़ार कर लो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, कहकर वो चले गए। पहली बार मुझे आदिल ने हैरान कर दिया था। वो घर आया और मेरे लिए खाना बनाकर चला गया। वो जानता था कि मुझे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं। ऑफिस से आते ही मुझे भूख भी बहुत लगती है। आदिल अच्छा इंसान है, ख्याल रखता है, बात मानता है, लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद नहीं। वो हैरान कर देता है लेकिन मुतासिर नहीं। शायद वो मुझे मुतासिर भी कर दे, मैं मुतासिर हो भी जाऊँ, लेकिन फिर भी।
वो ये समझता था कि उसके हुलिये में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं मैं उनसे लाइल्म हूँ। उसमें इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही थी कि कोई भी उसे देखकर चौंक जाता। एक दिन मैंने उसे कार से निकलते हुए देखा। मैं अपने ऑफ़िस की खिड़की में खड़ी बारिश का नज़ारा कर रही थी। जब वो पार्किंग से बारिश में भीगता हुआ ऑफ़िस बिल्डिंग की तरफ आया, वो पहली बार था कि मैंने उसे पहचानने में थोड़ा वक़्त लिया। उसका हेयर स्टाइल बदला हुआ था। यकीनन उसने बालों को कलर भी करवाया था और उन्हें बाकायदा सेट करवाया था। उसकी शर्ट पर कोट, शूज़ और हाथ में पहनी रिस्ट वॉच में ऐसी नुमायाँ तब्दीलियाँ थी कि खिड़की से उसे देखते मैं चंद सेकंड्स के लिए उसे पहचान ही नहीं सकी। मेरा शक यकीन में बदल गया। वो ग्रूमिंग क्लासेस ले रहा था। आज वो फाइनल मेकओवर करवा कर आया था। एक अरसे से वो कुछ ज़्यादा ही अपनी डेट का ख्याल रखने लगा था डाइट का ख्याल रखने लगा था। अपने लिए स्पेशल फूड बनाता था, जिम जा रहा था, रेगुलर रनिंग जॉगिंग करता था। उसकी बॉडी एक ख़ास शेप में बदलने लगी थी। आज जैसे वो मुझे सरप्राइज़ देने आया था, मैं सरप्राइज्ड हो गई थी। बहुत हैरान थी मैं। उसने खुद को बहुत हद तक बदल लिया था। उसकी शख्सियत की सादगी अपडेट हो चुकी थी। जैसे कि पापा कहते हैं कि वो बहुत डिसेंट है, तो आज वो डिसेंट डैशिंग पर्सन लग रहा था। वो अंदर मेरे ऑफिस में आया और मुझसे कहा कि क्या मैं उसके साथ लंच के लिए चलूँगी। मैंने साफ मना कर दिया। मेरा ख्याल था आज मौसम बहुत अच्छा, हमें लंच कहीं बाहर करना चाहिए। मेरे इनकार पर भी वो बाज़िद था कि हमें लंच कर लेना चाहिए। मैंने एक फ़ाइल उठा ली और उसे पढ़ने लगी और उससे कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। सर हिलाकर वो चला गया। पहले वो मुझसे फ़ोन पर पूछा करता था कि मैं लंच के लिए उसके साथ जा सकती हूँ। आज वो खुद आया था। मैं उसके साथ लंच के लिए ज़रूर चली जाती अगर उसके लिए मेरी नापसंदीदगी में कोई कमी आ चुकी होती। वैसे भी आज वो मुझे लंच पर ले जाने नहीं, खुद को दिखाने आया था। मैंने उसे सरसरी नज़र से भी नहीं देखा। जो मायूसी उसके चेहरे पर नुमाया हुई वो मुझे नज़र आ गई थी, लेकिन मैं क्या करती, खुद पर जबर या उस पर रहम। मैं जानती हूँ खुद को। मैं जिस चीज़ को एक बार नापसंद कर लेती हूँ फिर उसे कभी पसंद नहीं करती। जिन खानों को, जिन कपड़ों को, जिन रंगों, शहरों, लोगों को मैंने एक बार नापसंद किया, उन्हें फिर कभी पसंद नहीं किया। नापसंदीदा चीज़ें जैसे मेरी अना के लिए चैलेंज बन जाती। मेरी अना इतनी बुलंद है कि मैं आसानी से ये चैलेंज जीत जाती हूँ। इस मामले में मैं पत्थर की लकीर हूँ, बल्कि पत्थर हूँ मैं। मुझे नज़र आ रहा था कि उसके वार्डरोब में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसके लिए कहाँ कहाँ से पार्सल आ रहे हैं। मुझे हंसी आती थी कि वो किस लिए ख़ुद को इतना हल्कान कर रहा है। क्या उसे लगता है कि अगर वो किसी मॉडल मर्द की तरह का चार्मिंग हो जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, वो हैंडसम होगा तो मैं उससे मोहब्बत करने लगूँगी, या वो जब फ़ख्र मेरा फ़ख्र बनना चाहता था, वो चाहता था कि मैं उसके साथ फ़ख्र से चल सकूँ। अगर वो बाइसे फ़ख्र था तो पापा के लिए मुतासिर करता था तो सिर्फ़ उन्हें। मुझे आदिल हमेशा एक बोझ लगा, एक ऐसा साया जो मेरे पीछे पीछे रहता है। ठीक है कि पापा कहते हैं कि मैं बहुत ही खूबियाँ हैं। उसने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कहाँ थी और इतनी देर से घर क्यों आई, किसके साथ थी, उसे फ़ोन क्यों नहीं कर सकी, उसकी कॉल का जवाब क्यों दे सकी। पापा कहते हैं कि वो बेज़र्र इंसान है, लेकिन किसी इंसान की ज़ात से किसी दूसरे इंसान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे तो वो इंसान फ़रिश्ता होता है। मैं मानती हूँ कि वो बेज़र्र ही है। मैंने शादी के बाद भी शादी से पहले वाली लाइफ गुजारी। मैं अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रही हूँ, उनके साथ पार्टी की हल्ला गुल्ला किया, थिएटर, सिनेमा, कंसर्ट पर गई, मैचेस देखे, वो सब किया जो मेरा दिल चाहा। मैं किसी को जवाब दे नहीं थी, आदिल को तो बिल्कुल नहीं। वो मेरे गुड इवनिंग, गुड नाइट कहने पर ही खुश हो जाता था। जिस दिन मैं उसे कह देती कि क्या वो मेरे लिए एक कप चाय कॉफ़ी बना देगा तो वो दिन उसके लिए ख़ास हो जाता था। मैं उसे मुस्कुरा कर देख लेती थी तो सारा दिन मुस्कुराहट उसके चेहरे से अलग नहीं होती थी। अपनी कॉफ़ी के साथ अगर मैं उसकी कॉफ़ी भी बना देती थी तो उसे लगता था कि जैसे मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं उससे मोहब्बत ज़रूर हो जाती मुझे, अगर वो मुझे पसंद आ जाता। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि जिसे नापसंद किया जाता, तो ऐसा भी कुछ नहीं था कि उसे इतना पसंद कर लिया जाता कि मोहब्बत ही कर ली जाती। वो एक शौहर था, सिर्फ़ शौहर और बस। पापा मुतमईन थे, मम्मी खुश थी और मुझे क्या चाहिए था। मैं सुकून से अपने मैगज़ीन के लिए काम करती थी। आदिल के साथ हुए शादी के एग्रीमेंट को मैं निभा रही थी, तो दूसरी तरफ अपने करियर के लिए मैं जैसे जान की बाजी लगा रही थी। अब जब ज़िंदगी में एक नापसंदीदा चीज़ मौजूद थी तो मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ अपनी पसंदीदा चाहिए थी, घर से लेकर ऑफिस तक, काम से लेकर कामयाबी तक। एक दिन मैं अपने मैग के एक आर्टिकल के लिए मेलबोर्न की टॉप 10 डांस अकेडमीज़ में से एक में गई थी। काफ़ी देर तक मैं ऑफिस में बैठी माइकल से बातचीत करती रही थी। जिस वक्त मैं वापस आ रही थी उस वक्त मैंने सरसरी अंदाज से शीशे की उस दीवार के पार देखा जहाँ एक बड़ा हॉल था और बहुत से लड़के लड़कियां डांस प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरी नज़र पलट गई, लेकिन मैं चलते चलते रुक भी गई। 4 कदम चलकर मुझे फिर से अपनी नज़रों को शीशे की उस तरफ मोड़ना पड़ा जहाँ इंस्ट्रक्टर एक लड़के के साथ मसरूफ़ था। इंस्ट्रक्टर खड़ा होकर उसे स्टेप करके दिखा रहा था। फिर उसने सामने वाले को कहा कि वो करके दिखाए।
सामने वाला इंसान आदिल था। मैं आज भी ठीक से ये नहीं जान सकी कि चलते चलते मैं क्यों रुक गई थी। किस चीज़ ने मुझे ज़्यादा हैरान किया था, आदिल ने या उसकी वहाँ मौजूदगी ने। मैं वहीं खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। आदिल ने इंस्ट्रक्टर के कंधे पर हाथ रखा और एक कमर में हमाल किया और फिर उसने मूवमेंट दी। उसकी मूवमेंट्स पॉलिश थी। यकीनन वो काफ़ी वक्त से यहाँ आ रहा था। खौफ से या हैरानी से मैं कँपा कर रह गई। पहली बार मैंने अपने दिल को एकदम से सिकुड़ते महसूस किया। एक सरगोशी बेख्तियार मेरे होंठों से निकली, आदिल तुम ये क्या कर रहे हो? पापा कहते हैं कि वो ऑफिस से वक्त पर निकल आता है, फिर वो कहाँ जाता है? मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वो घर जाता है, मेरे लिए खाना पकाता है और फिर यहाँ आ जाता है। मैंने तकरीबन रोज़ ही ऑफिस से लेट हो जाती थी, बल्कि मुझे तो रात भी ऑफिस में गुजार देने पर कोई एतराज़ नहीं होता। 2 मिनट तक वहाँ खड़ी मैं उसे देखती रही। मैं अपनी पलकें नहीं झपक सकी। एक लहजे के लिए मेरा दिल चाहा कि मैं हॉल के अंदर जाऊँ और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आऊँ, लेकिन फिर ये मुझे उसकी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि वो कर क्या रहा है और क्यों। उस रात जब वो घर आया तो गैर मामूली तौर पर खुश था। शायद उसका डांस ठीक हो गया था। रात गए तक मैं अपने आर्टिकल पर काम करने की कोशिश करती रही, लेकिन उस रात मुझसे सिर्फ काम ही नहीं हो सका। मैं बारहा बेडरूम के खुले दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहाँ अंदर वो सो रहा था, आदिल। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसे अपने लिए एक चैलेंज समझ लिया था। मुझे आदिल को ये मौका देना ही नहीं कि वो अपने रक़्स से किसी को भी मुतासिर कर सके या कम से कम इसका मुज़ाहिरा कर सके। जब से वो वेल ग्रूम्ड हुआ था, तब से पापा उसके और ज़्यादा गर्विदा हो गए थे। इनफैक्ट वो तो हर वक्त उसकी ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी की तारीफ़ करते रहते थे। वो बार बार मुझे ये जताते रहते थे कि वो किस कदर हैंडसम हो चुका है। हमारे हल्का अहबाब में कोई भी उसकी पर्सनैलिटी जैसा नहीं है। उसकी शख्सियत मेरी शख्सियत से कहीं ज़्यादा पुरकशिश हो चुकी है। शायद उसने ज़िंदगी भर कभी खुद पर इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे जितने वो अब कर रहा था। इन्वेस्टमेंट जितनी बड़ी होती है, फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होता है। मेरे दोस्त भी उसकी तारीफ़ करने लगे थे। अक्सर लोग तो उसे पहचानने में काफ़ी वक्त लेते थे। पापा की देखा देखी कोमल भी आदिल से मुतासिर नज़र आने लगी थी। एक दिन वो मुझसे कहने लगी, पापा का फ़ैसला ठीक था। आदिल तो वाकई में ही बहुत अच्छा इंसान है। तुमसे मोहब्बत भी बहुत करता है। मैं हंसती। तुम्हें कैसे पता वो मुझसे मोहब्बत करता है? कोमल हैरान होकर मुझे देखने लगी। क्यों तुम्हें नहीं पता? जब सबको नज़र आ रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं? नहीं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, जबकि मुझे सब नज़र आ रहा था। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कितना बदल रहा है, मेरा कितना ख्याल रखता है, सब। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी थी कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। डांस सीखते उसने मुझे चौंका दिया था, खौफज़दा भी कर दिया था। उस रात मैं सो भी नहीं सकी थी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने अपनी ऑफिशियल पार्टीज़ में जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो वहाँ मेरे साथ जाए। लेकिन फिर उसने मेरे लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं इतनी मसरूफ़ हो गई कि मैं अपनी बर्थडे भूल गई। मैं ये भी भूल गई थी कि ऐसी कोई पार्टी मुझे दी जा सकती है, जहाँ रात को मेरे सारे दोस्त घर में मौजूद होंगे। घर सजा होगा, लॉन में एक आलीशान पार्टी का इंतज़ाम होगा। पापा खुश थे, बहुत खुश थे, और आदिल भी, कोमल और मम्मी भी। पता नहीं वो सब क्यों इतने खुश थे। क्या उन सब ने अपने अपने गमों का इलाज मेरी खुशियों में तलाश कर लिया था? क्या उन्हें ये लगता था कि अब जबकि मैं और आदिल एक परफेक्ट कपल बन चुके हैं, तो उनके सारे ज़ख्म भर चुके हैं? क्या आदिल उनके लिए मरहम था? अगर ऐसा था तो वो मेरे लिए जहर क्यों था? जिस वक्त आदिल ने अपना हाथ मेरे सामने किया कि मैं उसके साथ डांस करूं, उस वक्त मैं उसे साफ इनकार कर देना चाहती थी, और मैं कर ही रही थी कि कोमल ने कहा, अगर आज रक्स नहीं होगा तो कब होगा? फ़ौरन शुरू हो जाओ दोनों। शायद कोमल जानती थी कि आदिल रक्स सीखता रहा है। शायद वो आदिल की राजदार बन चुकी थी। मैंने उस रात महसूस किया कि मेरा भांजा कोमल का इकलौता बेटा भी आदिल के साथ साथ था। वो आदिल के साथ सेल्फियाँ ले रहा था, उसे अपने दोस्तों से मिलवा रहा था। खिज़र आम नॉर्मल बच्चों की तरह एक्ट कर रहा था, जो कि वो कम ही किया करता था। वो तन्हाई पसंद था और ज़्यादातर अपने कमरे में गेम्स खेलना पसंद करता था। खिज़र के इतने दोस्त कैसे बने? उसने कब अपने कमरे से निकलना शुरू किया? वो किस तरह आदिल से इतना फ्री हुआ कि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने दोस्तों से मिलवाने लगा? उस रात की झोली में इतने सवाल थे और मेरे लिए हैरत के इतने समा थे कि मैं तल्ख से तल्ख होती गई। तो आदिल मेरी फैमिली में एंटर ही नहीं हुआ था, बल्कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन चुका था। उस शख्स ने हर इंसान को मुतासिर करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आदिल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरा हाथ थाम लिया। मुझे आदिल के साथ डांस करना पड़ा। मैं जो एक इतने बड़े फैशन मैगजीन में काम करती हूँ, जिसका हर दिन शोबिस के हाई फाई लोगों से मुलाकातें करते गुजरता, उनकी ज़िंदगियों के तज्जिए करते और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में लिखते गुजरता। मुझे ये मानने में कोई आड़ नहीं कि उस रात आदिल ने अपना बेस्ट दिया। उसने किसी फिल्मी हीरो की तरह रक्स किया, मुझे किसी हीरोइन की तरह ट्रीट किया।
उस रात उसकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। ये हकीकत कि वो मेरे साथ हास्य रक़्स कर सकता और कर रहा है, उसे किसी ख्वाब में ले जा रही थी। वो मेरी आंखों में देख रहा था। हाँ, वो मुझे पूरी जुर्रत और दिलेरी से देख रहा था। उसने झुककर मेरे कान में सरगोशी की और मेरी गर्दन पर झुकाया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। मैंने उसे ऊपर फ़ौरन परे धकेल देना चाहा। मैं थक गई हूँ, अभी तो मिली हो, अभी कैसे छोड़ दूँ? उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बाजू मेरी कमर में हमायल रहा और गर्दन का झुकाव बदस्तूर पहले जैसा। अगर उस रात का एहतमाम मेरे लिए था तो वो रात आदिल के नाम थी। सब खुश थे, मेरे लिए नहीं, आदिल के लिए। वो स्टार था उस रात का। मैंने पापा को आज से ज़्यादा कभी इतना खुश नहीं देखा था। हैरान कर दिया ना अंकल ने आपको? खिज़र ने मेरे पास आकर पूछा। मैं हैरत से उसे देखने लगी। आपसे अच्छा डांस करते हैं अब वो। आप तो खूबसूरत है, लेकिन वो तो कमाल है। आदिल पापा और मम्मी से बातें कर रहा था। वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। मुझे साफ साफ ऐसे लगा जैसे उसने मुझे हरा दिया, वो जीत गया। आदिल जैसे इंसान को जीत जाने देना, उस जैसे इंसान से हार जाना मुझे तज़लील लगा। अगले दिन वो चला गया। अच्छा होता तुम भी आदिल के साथ चली जाती, कुछ देर वहाँ अपने ससुराल जाकर रहो। अब जब आदिल बुलाए तब चली जाना। काम को इतना सर पर सवार नहीं करते। पता नहीं उसने पापा से क्या कहा था, क्या नहीं, क्या सच क्या झूठ, कि पापा मुझसे कुछ कोई बाज़ पुर्स नहीं कर रहे थे। वो बहुत मुतमईन थे, मैं भी बहुत मुतमईन थी। वो मेरे नाम एक ख़त टेबल पर छोड़ गया था कि मैं पापा की फ़िक्र ना करूं, वो उन्हें समझा लेगा। मैं अपने फ़ैसले में आज़ाद हूँ। मैंने चाहा कि मैं पापा के घर चली जाऊँ तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। अपने घर रहो और अपने शौहर का इंतज़ार करो। तुम्हें भी मालूम हो कि आदिल के बगैर घर कैसा लगता है। आदिल के बगैर घर वैसा ही था जैसा पहले था। ना वो मेरे लिए पहले घर में मौजूद था, ना बाद में हुआ। उन लोगों के जाने से ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है जिन लोगों की मौजूदगी से फ़र्क पड़े। जिसे ज़िंदगी में शामिल ही नहीं किया, उसे निकाल देने पर अफसोस क्या करना। हाँ, लेकिन चंद बार मुझे अफसोस हुआ कि मैंने काम से शख्स को इतना हल्कान कर दिया कि वो खुद को सर से पैर तक बदल देने में मसरूफ़ हो गया। कुकिंग सीखता रहा, ग्रूमिंग करता रहा, रक़्स में गलता रहा। वो खुद को ख़ास बना लेने पर कमर बस्ता हो गया। मुझे अफसोस था और बस। पापा की बातों से अंदाज़ा होता था कि उनकी आदिल से रोज़ बात होती है। ऐसे ही रोज़ बात करते। आदिल एक दिन उन्हें हमारे फ़ैसले के दरमियान में बता देगा। मुझे आदिल पर ट्रस्ट था कि जैसे उस शख्स ने बाकी के सब काम इतनी खुश उसलूबी से किए थे, वो ये काम भी बहुत अच्छे अंदाज से कर लेगा। तुम्हारा इस अकेले घर में दिल परेशान नहीं होता मिशेल? आदिल को गए हुए 8 महीने से ज़्यादा करसा हो गया। तो एक रात पापा ने मुझसे पूछा, सारा दिन तो मैं ऑफिस में होती हूँ, रात को सोना ही तो होता है। क्या ज़िंदगी यही है, दिन को काम करना और रात को सो जाना, अपने करियर के लिए जुनून रखना और अपनी पर्सनल लाइफ को कोई अहमियत ना देना? मैं खामोश रही, वो भी खामोश रहा और चले गया। उनके अंदाज़ की संजीदगी और तल्खी ने मुझे चौंका दिया। मैं उन्हें कॉफ़ी के लिए रोकती रह गई, लेकिन वो रुके ही नहीं। अगले कई दिन मैं उनसे फ़ोन पर बात करने की या घर में मिलने की कोशिश करती रही, लेकिन पता नहीं क्यों ये मुमकिन नहीं हो सका। क्या पापा मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, या वो वाकई में घर और फ़ोन पर मुयस्सर नहीं थे? फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पास आ गए। मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस हकीकत को तस्लीम करना, लेकिन खुद को धोखा देने से बेहतर है कि मैं ये हकीकत तस्लीम कर लूँ। फिर आदिल के सुकून के लिए मैं उसे और बेसुकून नहीं देख सकता। मैं ये बात महसूस करता हूँ मिशेल, कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है वैसे वैसे इंसान की कदर घट रही है। कितनी मज़हक़ा ख़ेज़ बात है कि ये सारी तरक्की इंसान के लिए की जा रही है और इंसान ही इस सब में सबसे ज़्यादा पसमानदा होता जा रहा है। मैं खामोशी से पापा को सुन रही थी। मुझे ये खौफ हमेशा रहा था कि मुझे कभी अपनी किसी बेटी के लिए एक अच्छा इंसान नहीं मिल सकेगा। मुझे ये एक ख्वाब लगता था कि कभी ऐसा भी होगा कि मेरी किसी बेटी का शौहर इतना अच्छा होगा कि मैं रात को सुकून से सो जाया करूँगा। फरवा की मौत के बाद मैं तुम्हारी मौत के फ़ोबिया में मुब्तला हो गया था। जब कोई इंसान औलाद वाला हो जाता है ना, उस दिन से ही वो कई तरह के खौफों से मुब्तला हो जाता है। मैं तो फिर बेटियों वाला था, लेकिन तुमसे ये बातें करना या तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि तुम ज़िद्दी और ख़ुद पसंद हो। मैं खुद पसंद नहीं हूँ पापा। मुझे पापा के इतनी सफाकी से कहने पर दुख हुआ। तुम खुद को क्या क्या समझती हो मिशेल? हो तुम एक इंसान ही ना। अगर तुम खूबसूरत हो तो इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? अगर तुम पढ़ी लिखी हो तो इसमें मेरा कमाल है। मैंने रात दिन मेहनत की, तुम्हें ज़िंदगी की सारी सहूलतें दी। अगर मेरा बाप पाकिस्तान से यहाँ ना आया होता तो तुम्हारी पैदाइश भी किसी देहात में होती। तुम इससे कहीं ज़्यादा आम और मामूली होती जितना आदिल तुम्हें लगता है। जब एक इंसान खुद को बहुत ऊंचे मकाम पर रख लेता है ना, तो उसे बाकी के सब लोग खुद से छोटे ही नज़र आते हैं। खुद को तुमने किस खूबी की बिना पर इतना ऊंचाई पर रख लिया? तुम आदिल से शादी से इनकार करती थी, तो मुझे यकीन था कि जब तुम उसके साथ रहोगी तो तुम भी उसकी गर्विदा हो जाओगी।
लेकिन गर्विदा तो वो शख्स हो जो खुद अपने शहर से निकल सके, जिसे अपनी ही चाकरी से फुर्सत नहीं, वो किसी को क्या सराहेगा। मुझे अफ़सोस है मिशेल कि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम्हें अपने फ़लाँ ड्रेस के साथ कौन से शूज़ और कौन सा क्लच लेना है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि एक अच्छे इंसान के साथ कैसे रहना है। मैं हैरत से पापा को देख रही थी। आदिल मुझसे तफसील से बात कर चुका है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने दूँ, तुम पर अपनी मोहब्बत का दबाव ना डालूँ। वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, तुम कागजात बना लो, वो साइन कर देगा। ये घर वो पहले ही तुम्हारे नाम कर चुका है। तुम कुछ और लेना चाहो तो उसका दावा कर देना। तुमने खुद पर शादी की स्टैंप लगवा ली है, अब चाहो तो सारी ज़िंदगी सिंगल रह सकती हो। आदिल के बारे में जो मेरे दावे थे वो सब सच साबित हुए। उसने मुझे मायूस नहीं किया, मायूस तो मुझे मेरी अपनी ही औलाद ने किया। अब मुझे इस चीज़ का खौफ नहीं रहेगा कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में कोई बुरा शख्स आ जाएगा, क्योंकि अब मैं ये जान गया हूँ कि अच्छे शख्स को मेरी बेटी खुद अपनी ज़िंदगी से बेदखल करती रहेगी। आदिल को भी मुकम्मल बेदखल कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो किसी अपनी जैसी लड़की से शादी करे और अपना घर बसा ले। मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ। उसने तुम्हारे साथ एक सब्र आज़मा वक्त साथ गुजारा है। मैं उसके सब्र की कदर करता हूँ। पापा, आप तुम अपने हर तरह के फ़ैसले के लिए आज़ाद हो मिशेल। मेरी बात सुने बगैर वो अपनी कहकर चले गए। जिस रात पापा मेरे पास आए थे उस रात के दिन में ऑफिस में भी एक वाक़या हुआ था। ये आर्टिकल आपने लिखा है? तनुतेज़ अंदाज में एक औरत मेरे ऑफिस आई। यस, मैंने ही लिखा है। पहले मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें ईमेल कर लेनी चाहिए, फिर सोचा कि जो बात मुलाकात में है वो ईमेल में नहीं। वैसे भी तुम जैसे लोगों की तबीयत लाइव साफ करनी चाहिए। जुलाई के एडिशन में तुमने जो मैगज़ीन के कवर पर कूल हस्बैंड, हॉट गाय, परफेक्ट हस्बैंड की तस्वीरें दी और अंदर आर्टिकल और हिंट दिए हैं, क्या सोच कर दिए हैं? तुम्हें क्या लगता है कि वही लड़का बेस्ट हो सकता है जिसकी बॉडी अच्छी शेप में हो? वही शौहर परफेक्ट हो सकता है जो बीवी की बर्थडे को याद रखे, जो बीवी को गैर मामूली गिफ्ट दे सके, जो उसे हफ्ते में एक बार डिनर के लिए लेकर जाए, जो दिखने में हैंडसम हो, उसके पास ट्रैवलिंग करवाने के लिए ढेर सारे पैसे हों, जो किसी फिल्मी हीरो की तरह हमारे सब ख्वाब सच कर दिखाए। ये है वो स्केल जो तुम लोग दूसरों को जज करने के लिए देते हो। तुम होते कौन हो हमें ये स्केल देने वाले? बंद करो ये वाहियात चीज़ें लिखना। मेरा हस्बैंड ये सब चीज़ें पढ़ता है और उसे लगता है कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं है। मेरी बर्थडे गिफ्ट के लिए उसने अपनी कुछ कीमती और प्यारी चीज़ें बेच दी। उसे लगने लगा है कि शायद दुनिया की हर औरत ऐसे ही खुश रह सकती है, हर औरत को यही सब चाहिए। हफ्ते के 6 दिन वो पार्ट टाइम काम करने लगा है ताकि हफ्ते में एक बार मुझे किसी अच्छी जगह पर डिनर करवा सके। अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके वो मुझे ट्रैवल करवाने के लिए पैसे जमा कर रहा है। तुम लोग क्यों दूसरे लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल बना रहे हो? मेरा शौहर तुम्हारे मैगज़ीन के कवर पर आने वाले परफेक्ट गाय जैसा नहीं दिखता, लेकिन वो मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं, वो मुझे ढेर सारी शॉपिंग करवा सकता है या नहीं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि वो मेरे दुख में मेरे साथ मिलकर रोता है, मेरी खुशी में मेरे साथ खुश होता है। तुम ये सब लिखकर मेरे शौहर को अजियत देना बंद करो। बंद करो ये सब बकवास लिखना। तुम वो बिच हो जो सादा दिल लोगों की ज़िंदगियों का खून चूसती है। तुम जैसे घटिया लोग अपनी ज़िंदगियों को मशीनों की तरह चलाते हैं और उन्हें लगता है कि बाकी की दुनिया भी इसी फार्मूले पर चलेगी। क्या मैं वाकई अपनी ज़िंदगी को किसी मशीन की तरह चला रही थी? मैंने अपनी ज़िंदगी पर एक फार्मूला लगा लिया था। जो स्केल मैं दूसरों को दे रही थी, उसी स्केल पर मैंने आदिल को रखा हुआ था। उस दिन और उस रात मुझे लगा कि हर शख्स आदिल की ज़बान बोल रहा है, हर शख्स आदिल के हक़ में बोल रहा है, हर इशारा उसके हक़ में जा रहा है। उस रात पहली बार मैंने अपने दिल को डूबते हुए महसूस किया। पहली बार मुझे लगा कि जिस नज़र से मैं दुनिया को और आदिल को देखती रही हूँ, वो नज़र ही गलत थी। नहीं, मुझे आदिल से मोहब्बत नहीं हो गई थी। मैं तो उससे मुतासिर हुई थी कि कैसे हर शख्स उसकी वकालत कर रहा है। हर शख्स, हर वाक़या, हर इशारा। वो खुद पाकिस्तान में था और यहाँ वो अपने वकील छोड़ गया था। अगले दिन सुबह ही मुझे हमारे फैमिली वकील की कॉल आ गई। उनका कहना था कि पापा ने उन्हें मुझसे बात करने के लिए कहा। पापा का रवैया मुझे हैरान कर रहा था। वो आदिल को इस कदर पसंद करते थे कि वो चाहते थे कि आदिल जल्द से जल्द मुझ जैसी अजियत से आज़ाद हो जाए। पापा का ये रवैया मुझे अपने मुँह पर किसी तमाचे से कम नहीं लगा। पापा मुझसे कितना ताल्लुक़ कर चुके थे। वो ना घर आते थे और ना मेरे घर जाने पर मुझसे बात करते थे, लेकिन मैंने उन्हें आदिल से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करते देखा था। आखिर उस शख्स में ऐसा क्या था कि जिन्हें वो एक बार प्यारा लगा था, उन्हें वो बुरा नहीं लग रहा था। और फिर एक रात उन दोनों ने एक साथ मुझ पर हमला किया था। उसने पिस्टल मुझ पर तान ली थी और एक ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया था। फिर उन्होंने मुझे रेस्ट वॉच और बाकी की ज्वेलरी उतारने के लिए कहा। इस तरह के स्ट्रीट क्राइम से मैं वाकिफ़ थी। मैंने आज तक हज़ारों बार इन स्ट्रीट क्राइम के बारे में पढ़ा था, सुना था और हमेशा यही सोचा था कि ये सब दूसरों के साथ तो हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। मेरे पास मेरी अपनी कार थी और मेरा अच्छे इलाकों में आना जाना था। मेरे गुमान में भी नहीं था किसी पोश इलाके में भी मेरे साथ ये हो सकता है। कार तक आते कोई मुझे भी पीछे से दबोच सकता है।
मेरे घुटने पर, मेरे पेट में और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार सकता है। कभी कहीं मेरे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, कोई मुझे भी बेबस कर सकता है। मेरी सारी कीमती ज्वेलरी और मेरा बैग उनके पास था, फिर भी वो मुझे गालियाँ निकाल रहे थे। एक अपना बदबूदार गलीज़ मुँह मेरे मुँह के पास लाकर चिल्ला रहा था। मेरे असाब इतनी बुरी तरह से मुंतशिर हुए कि मैं कितनी ही देर तक वहीं बुत बनी खड़ी रही। मैं खौफज़दा नहीं हुई थी, बल्कि मैं बेइज़्ज़त हुई थी। मेरी गर्दन पर एक लड़के के पंच की सख्ती और मेरे हाथों, कानों, उँगलियों से ज्वेलरी उतारने किसी दरिंदगी ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मैंने पुलिस को कॉल नहीं की थी, मैं घर आ गई थी। मैंने अपना मुँह भी साफ़ नहीं किया था, कपड़े भी नहीं बदले थे। तज़लील के इस एहसास को लिए मैं रात भर खामोश बैठी रही। उससे एक थप्पड़ की गूंज सारी रात सुनती रही। मेलबोर्न की नंबर 1 यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाली लड़की, मुल्क के सबसे बड़े मैगज़ीन में काम करने वाली मिशेल जलाल, जो लोकल ट्रेन में सफ़र करने को अपनी तौहीन समझती थी, जिसे अपनी खूबसूरती रैंप पर चलने वाली मॉडल से कहीं ज़्यादा लगती थी। मैं, जो आदिल जैसे इंसान को अपने कंधे पर सिर्फ इसलिए हाथ नहीं रखने देती थी कि मैं समझती थी कि मेरी खूबसूरती इतनी गिरी हुई नहीं कि एक देहाती उस पर अपना हक जमाए। वो मिशेल आज गंदे संदे नशा करने वाले गली के गुंडों के हाथों जलील हो चुकी है। वो मेरा सामान नहीं लूट कर गए थे, बल्कि वो मेरा वक़ार लूट कर गए थे। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ज़िल्लत तो कहीं से भी कभी भी मिल सकती है। ये तो इज़्ज़त है जो हर एक से हर जगह से नहीं मिलती, और मोहब्बत और आदिल भी, जिसका हाथ हाथ में तो आता लेकिन गाल तक नहीं जाता। पापा और मैं आदिल को इतला दिए बगैर पाकिस्तान उसके गांव गए थे। आदिल घर पर मौजूद नहीं था, वो गांव में कोई डिस्पेंसरी बनवा रहा था। वो वहीं था, घर का एक मुलाजिम मुझे वहां तक ले गया था। डिस्पेंसरी की तामीर से कुछ फासले पर वो एक ट्यूबवेल के पास बैठा किताब पढ़ रहा था। जिस वक्त मैं उसके पास जाकर खड़ी हुई, उसने सर उठाकर ऐसे देखा जैसे उसे गुमान था कि वहाँ मैं हूँ, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसका गुमान सच भी हो सकता है। हैरत उसकी आंखों में सिमट आई। उसी हैरत ने उसे खामोश कर दिया। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसी की तरह मैंने भी अपने पाँव पानी में डुबो लिए। वो अभी भी खामोश था। वो मेरी तरफ देखने से भी कतरा रहा था, जैसे उसे ये लगता था कि मैं कोई ख्वाब हूँ जो उसके बात करने से टूट जाएगा। उस वक्त उसके साथ उस गाँव, उस जगह बैठे मुझे शिद्दत से ये एहसास हुआ कि इस पूरी दुनिया में आदिल एक सिर्फ मेरे बगैर कितना अकेला और तन्हा था। उसके सामने लहलहाते सारे खेत दरअसल किस कदर बंजर थे। आदिल की आंखों की वीरानी, उसके वजूद में नुमायां कर्ब के गहरे साए उसे किस कदर बदसूरत बना चुके थे। एक सिर्फ मेरे लिए वो शख्स मेरे लिए खुद को वीरान किए हुए था। ऐसा पहली बार हुआ कि उसे ऐसे देखकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने उसकी अजियत को पूरे दिल से महसूस किया। मैंने जान लिया कि वो तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था, ऐसी मोहब्बत जिस पर उसका अपना कोई इख्तियार नहीं था। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती आदिल, लेकिन क्या तुम इतना वक्त मेरे साथ रह सकते हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए? ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उसने कितनी ही देर तक बेयकीनी से मुझे देखा। क्या तुमने मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिशेल? हाँ, वही हर्फ़ मोहब्बत जो तुमसे सीखा है, जो तुम्हें सिखा दिया है, वो मैं खुद भूल गया हूँ मिशेल। उसने कहा और अपने हाथ को मेरे हाथ के नीचे से निकाल लिया। मैंने उसे देखा। हाँ, वो ठीक कह रहा था। वो भूल सकता था। कायनात में ऐसा क्या है जो हमेशा एक ही जगह कायम रहता है? वो क्या है जिसमें तब्दीली वकू पजीर नहीं? मोहब्बत अपने वजूद में कितनी भी कामिल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं डगमगा ही जाती है। फिर मोहब्बत तो अपने अंदर गैरत रखती है। जब उसे मुसलसल जलील की जाए तो ये गैरत जाग उठती है। मैंने आने में देर कर दी ना आदिल। वापस लौट जाओ मिशेल। पहली बार मुझे इस तकलीफ़ का एहसास हुआ जिस तकलीफ़ से हर बार आदिल गुजरता था, जब मैं उसकी मोहब्बत को अपनी जूती की नोक तले मसल दिया करती थी। वापस लौट जाओ ने मुझे एक ऐसे दर्द से आशना किया जिस दर्द को आदिल ने मुसलसल झेला था। वो मुझे लौटा सकता था, वो उसका हक रखता था। मैंने उसे थका दिया था। वो यकीन जो उसे अपने जज्बे पर था वो सर्द हो चुका था। मैंने उसके हाथ पर फिर से अपना हाथ रख दिया, क्योंकि ये भी तो मैंने आदिल से ही सीखा है कि पत्थर मोहब्बत से कितना ही ना आशना क्यों हो, आखिरकार पिघल कर मोम हो ही जाता है। यार, इस नावल के बारे में क्या ही बात की जाए, इतना ज़बरदस्त एज़ यूजुअल। मतलब अगर सुमेरा हमीद लिखे और इतनी अच्छी तहरीर ना लिखे तो क्या ही फिर कहा जाए। तो बहुत बहुत मज़े का, मुझे ये बहुत अच्छा लगा नावल।
और थ्रू आउट जिस तरह से पहले लड़के की फीलिंग्स बताई जा रही थी, फिर लड़की की, और जिस तरह से ये नावल चला और जिस तरह से इसमें इमोशंस को दिखाया गया, जिस तरह से वो बंदा उसके लिए इतना कुछ करता है, इतना कुछ करता है, ओह माय गॉड, मतलब इतना कुछ सीखता है, उसको वो करता है और उसके लिए इतना कुछ बनाता है। यार ऐसी मोहब्बत भी होती है। और फिर जब वो उसको फ़ील हुआ, फिर वो वापस आ गया और वो अब कह रहा है, देखो वो वाक़ई में उसने ये नहीं कहा कि हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ये वो। यार मतलब बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये नावल? बाकी नावल्स की तरह अच्छा है ना ये भी? और मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं अब अगली स्टोरी पढ़ने लगी हूँ कि अगला नावल अब कैसा होगा। तो और मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों के पास और नावल हैं जो आप लोगों को लगते हैं कि सुमेरा हमीद के बहुत अच्छे नावल्स हैं, तो हम लोग वो ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट नावल्स, लॉन्ग नावल्स हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, रब से जुड़ने का सफ़र इंशाल्लाह, मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, जब फ्री हो जाऊँगी तो फिर आप लोगों को ये वाला नावल सुनाऊँगी। और माह मलका भी इसीलिए बंद कर दिया है कि चैनल का इशू चल रहा है, तो फिर मैं और वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती जब तक वो इशू रिज़ॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है? तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगले नावल में, शी शरार। अब ये शीन पढ़ना है या क्या पढ़ना है, शीन ही मैं तो पढ़ूँगी। तो फिर देखते हैं कि इस नावल में क्या होता है। तो अल्लाह हाफिज़।